लेकिन वो शब्द मेरे दिल में बम की तरह फटे। मेरी नजर धुंधली हो गई। एक अमीर वारिस के साथ एक रात के प्यार के बाद वह जुड़वां बच्चों से प्रेग्नेंट हो गया। बाद में उसकी कमजोर हालत का फायदा उठाकर मैं चुपचाप एक बच्चे के साथ चली गई। सालों बाद कंपनी के ट्रांसफर की वजह से मैं ओवरसीज ब्रांच से वापस बीजिंग हेडक्वार्टर चली गई। बेटा, तुमने कहा था कि जब डैडी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने बाहर जाएंगे तो तुम घर पर आंटी के साथ खेलोगे और जल्द ही वापस आ जाओगे। मेरा बेटा एक खिलौना बबल गन पकड़े हुए लिविंग रूम में लड़खड़ाते हुए दौड़ा, बोलते हुए भन भनाने जैसी आवाजें निकाल रहा था। डैडी, चिंता मत करो, मैंने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और नीचे आया हूं। मैंने देखा कि एक अनजान औरत मेरे बेटे को जबरदस्ती एक हरी कार में धकेल रही है। मैं दौड़कर गई और उसे वापस खींच लिया। मेरा बेटा मेरी बाहों में था, उसकी आंखों में आंसू थे। जब मैं घर पहुंची और उसे नहला रही थी तो मेरा फोन अचानक लगातार बजने लगा। फोन पर मेरे बेटे की प्यारी बच्चों जैसी आवाज आई, मुझे तुमसे कुछ कहना है, गुस्सा मत होना। फोन पकड़े हुए मेरा हाथ जम गया। मैं वहीं खड़ी रही, बिल्कुल खाली। मेरा बेटा घर पर नहीं था तो किसका बच्चा बाथटब में चुपचाप बैठा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसका नहीं है या वह मुझ पर बातें बनाने का इल्जाम लगा रहा था। लाइन के दूसरी तरफ से आवाज। मेरा बेटा अभी भी कह रहा था नाराजगी से, मुझे बोलने का मौका भी नहीं मिला था कि तुम्हारे बच्चे ने धीरे से कहा, डरो मत, वो बुरा इंसान नहीं है, वो बस गुस्सैल दिखता है। वह आज रात तुम्हारे लिए खाना लाने के लिए मेड से कहेगा, वह असल में बहुत अच्छा इंसान है। मैं बाथटब में बच्चे को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। तुम्हें यह सब कैसे पता? शब्द मेरे होंठों से निकले ही थे कि अचानक मुझे कुछ याद आया और मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने झिझकते हुए अपनी आवाज सूखी रखते हुए कहा, जिस आंटी का जिक्र मेरे बेटे ने किया था, क्या वह तुम्हारी मां हो सकती है? छोटे बच्चे ने थोड़ा सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन वे शब्द मेरे दिल में बम फटने जैसे थे। ए ब्लैक, जिस बच्चे को मैं वापस लाई थी वह मेरा बेटा बिल्कुल नहीं था। मेरे अपने बेटे को वह औरत घर ले गई थी और मेरी गोद में जो इंसान था वह उसी औरत का बच्चा था। मैंने खुद को संभाला, खुद को शांत करने की कोशिश की और फोन पर अपने बेटे से कहा, डैडी, तुम्हें कल ले जाएंगे, आज बहुत देर हो गई है, क्या हम तुम दोनों को वापस ले जा सकते हैं? लेकिन फोन पर मेरा बेटा और बाथटब में छोटा बच्चा दोनों एक ही समय में चिल्लाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने फोन को देखा, फिर बाथटब में छोटे बच्चे को देखा जिसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर विनती करते हुए फुसफुसाया, क्या मैं बस एक दिन रुक सकता हूं? मैं इसे अनुभव करना चाहता हूं। पिता का होना कैसा होता है? यह सवाल मेरे दिल में सुई की तरह चुभ गया। मैं मना नहीं कर सकी। मैंने अपने बेटे के बारे में सोचा, जिसे बड़े होते हुए कभी मां नहीं मिली थी। क्या वह भी अपनी मां को अपने साथ चाहता था? तभी फोन पर मेरा बेटा अचानक खुशी से चिल्लाया, क्या इत्तेफाक है, मेरी मां नहीं है, लेकिन मैं यहीं रहना चाहता हूं क्योंकि यहां अच्छा है। मेरा मन किया कि फोन से हाथ निकालकर उसके सिर पर जोर से थप्पड़ मारूं। मुझे गुस्सा भी आया और मजा भी आया। यह बेवकूफ बच्चा घर आने पर इतना खुश, वह बिल्कुल भी सावधान नहीं है। क्या उसे धोखा दिए जाने का डर नहीं है? दोनों बच्चों ने पहले से ही प्लान बना रखा था और वे दोनों मुझसे, मैंने अपने चाचा से सिर्फ एक दिन के लिए गुजारिश की। मैं उनकी पूरी समझ देखकर हैरान था। उनकी उम्मीद भरी आंखों को देखकर मैं मना नहीं कर सका, इसलिए मैंने बेबसी से आह भरी, ठीक है, जब तक तुम सुरक्षित हो बस एक दिन के लिए रुक जाओ, तुम दोनों को कल रात वापस आ जाना। मेरी सहमति से मेरे बेटे ने खुशी खुशी फोन रख दिया। मैंने उस छोटे बच्चे को बाथटब में देखा। उसकी आवाज अनजाने में नरम पड़ गई थी। तुम्हारा नाम क्या है? मम्मी मुझे चेन चेन कहती हैं, छोटे बच्चे ने धीरे से कहा। तो चेन चेन, क्या तुम अक्सर अकेले सोते हो या तुम्हें किसी के साथ सोने की जरूरत है? चेन चेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे कोई छोटा बड़ा हो। उसकी आवाज बहुत स्थिर थी, 6 साल के बच्चे जैसी नहीं। मैंने 3 साल की उम्र में अकेले सोना शुरू कर दिया था, बिना किसी के साथ सोने की जरूरत के। मैं बहुत बहादुर थी। मुझे थोड़ा दुख हुआ, यही फर्क है। मेरे बेटे को अभी भी सोने के लिए कहानियां सुनाने और पीठ थपथपाने की जरूरत होती है, फिर भी वह पहले ही इंडिपेंडेंट होना सीख चुका है। लेकिन चेन चेन बहुत छोटी है। लाइट बंद होने के बाद मैं चेन चेन के कमरे से बाहर निकली और दरवाजे पर खड़ी होकर उसे ध्यान से देखने लगी। मुझे एहसास हुआ कि हालांकि चेन चेन और मेरा बेटा दिखने में बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके नेचर बिल्कुल अलग हैं। मेरा बेटा एक्टिव और बातूनी है, उसकी आंखों में मासूमियत भरी मासूमियत है। दूसरी ओर चेन चेन बहुत शांत और सुलझी हुई है और उसकी आंखें उसकी उम्र के किसी इंसान जैसी नहीं है।
मैच्योरिटी ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहले ही उस पर बेड़ियां डाल दी हों। एक जैसा दिखना सिर्फ एक इत्तेफाक है। मैंने खुद को दिलासा देते हुए सोचा, क्या ऑनलाइन अक्सर ऐसे अजनबियों के बारे में खबरें में नहीं आती जो एक जैसे दिखते हैं? कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह तथाकथित इत्तेफाक असल में किस्मत का बनाया हुआ था। उसे खाते हुए देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने तय किया कि मैं उस दिन उसकी सभी ख्वाहिशें पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि वह सच में अपने पापा के साथ होने की खुशी महसूस कर सके। तुम दिन में कोई भी जगह चुन सकती हो, तुम जहां चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है? चेन चेन की आंखें तुरंत चमक उठीं, जैसे रात में अचानक तारे चमक उठते हैं। उसके छोटे से चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। सच में? क्या हम कहीं जा सकते हैं? अंकल तुमसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, मुझे जो जाना है। और फिर अम्यूजमेंट पार्क। चेन चेन की आवाज में सावधानी भरी उम्मीद थी। क्या यह ठीक है? उसने पूछा। उसे डर था कि मैं राजी नहीं होऊंगा। मुझे जोर से सिर हिलाते देखकर वह आखिर में एक आम बच्चे की तरह खुशी से चिल्लाई। उसके छोटे से चेहरे पर एक खास चमकदार मुस्कान थी। मुझे थोड़ा दिल दुखा। ऐसा लगता था कि उसकी मां उसे इन जगहों पर बहुत कम ले जाती थी। ऐसी छोटी छोटी खुशियां भी उसके लिए बहुत कीमती थीं। हमारा पहला स्टॉप जू था। पूरे ट्रिप के दौरान चेन चेन की आंखों की चमक कभी कम नहीं हुई। आमतौर पर शांत रहने वाली, जब वह टाइगर, शेर, जिराफ और रेड पांडा को देखती तो मेरा हाथ पकड़ लेती और बड़े जोश से मुझे इन जानवरों की आदतों और खासियतों के बारे में बताती। उसका छोटा सा मुंह बोलता रहता। उसकी आंखें दुनिया को लेकर उत्सुकता से भरी रहती। जू से निकलने के बाद हम अम्यूजमेंट पार्क गए। वह मुझे बार बार बम्पर कारों में घसीटती, जिससे मुझे चक्कर आते और उल्टी जैसा महसूस होता। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका और मुझे रहम की भीख मांगने के लिए हाथ उठाने पड़े। चेन चेन, प्लीज अंकल को जाने दो। अगर तुम दोबारा अंकल से टकराए तो मुझे सच में उल्टी हो जाएगी। चेन चेन को बिल्कुल भी चक्कर नहीं आ रहा था। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और धीरे से मेरी पीठ थपथपाई। उसका छोटा सा चेहरा बहुत सीरियस था। लेकिन मैं अभी भी खेलना चाहती हूं, यह बहुत मजेदार है। सूरज धीरे धीरे डूब गया। डूबते सूरज ने हमारी परछाइयों को लंबा कर दिया। मेरे पैर इतने कमजोर हो गए थे कि मैं मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। मैंने चेन चेन का हाथ पकड़ा और धीरे से प्लेग्राउंड से बाहर निकल गई। मैं नीचे झुकी और उसकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, आज तुम खुश थी? चेन चेन ने जोर से सिर हिलाया, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं उसे कंफ्यूज होकर देख रही थी। तुम खुश और दुखी दोनों क्यों हो? चेन चेन की आंखें धीरे धीरे नीली पड़ गईं। उसकी छोटी सी नाक फड़क रही थी और उसकी आवाज आंसुओं से कांप रही थी। मुझे पता है कि तुम मुझे घर ले जाओगे। मैं आज बहुत खुश थी, लेकिन तुम्हें ना देखने का ख्याल मुझे बहुत दुखी कर रहा है। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरे कपड़ों का किनारा पकड़ा। वह फुसफुसाई, काश काश तुम मेरे पापा होते। मेरा दिल दुख रहा था और मेरी आंखें भर आईं। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके मुलायम बालों को सहलाया, धीरे से उसे दिलासा दिया, अगर हम फिर मिलेंगे तो अंकल तुम्हारे साथ फिर खेलेंगे, ठीक है? चेन चेन ने जोर से सिर हिलाया। आखिरकार उसके चेहरे पर आंसू बह निकले, लेकिन वह फिर भी मुस्कुरा दी। चेन चेन ने जो पता दिया था उसके हिसाब से मैं एक आलीशान विला एरिया में गया। सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। हर विला बहुत शानदार था, साफ तौर पर बीजिंग के सबसे अमीर लोगों का घर। गेट पर मैंने अपने बेटे के बच्चों की घड़ी पर आवाज लगाई और आवाज धीमी करते हुए कहा, जब कोई ना देख रहा हो तो चुपचाप बाहर आ जाना और चेन चेन से कहना कि जल्दी अंदर जाए। तुम दोनों चुपके से वापस आ जाना, किसी को देखने मत देना। जैसे ही चेन चेन अंदर आई, वह पीछे मुड़ी और जोर से मेरी तरफ हाथ हिलाया। उसका छोटा सा चेहरा हिचकिचाहट से भरा था। वह लगभग एक जैसी दो घड़ियों को देख रही थी। मेरा दिल खट्टे मीठे मिले जुले एहसासों से भर गया। तभी विला के दरवाजे की दरार से एक जानी पहचानी शख्स पास आई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा, मेरा खून जम गया। ये वही थी, बाई किंग शुआंग, बीजिंग में बाई परिवार की मशहूर छोटी राजकुमारी। लगभग अपने आप मैंने अपने बेटे का हाथ हिलाता हुआ पकड़ा, मुड़ी और ऐसे भाग गई जैसे मेरी जान उस पर निर्भर हो। मैं कितनी बेवकूफ थी। क्या इत्तेफाक था। दोनों बच्चे बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और वे इतने मिलते जुलते थे कि उनकी पसंद भी एक जैसी थी। यह सिर्फ एक जैसापन नहीं था। जैसे ही मैंने बाई किंग शुआंग को देखा, यह खून का रिश्ता था। मैं सब समझ गई। चेन चेन उसका दूसरा जुड़वा बेटा था और जिसे मैंने 5 साल पहले बचाया था, जिसे मैं गलती से घर ले आई थी, वह भी मेरा बायोलॉजिकल बेटा था। 5 साल बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने अजीब और ड्रामेटिक तरीके से दूसरे बेटे से मिलूंगी। चलते चलते मैं बेचैन थी।
मेरा दिमाग उलझा हुआ था। मैंने खुद को उसकी तरफ खींचा और जैसे ही मैं सोने लगी, मेरा बेटा उछलता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा और कहा, छोटी आर्ट गैलरी फिर से खुल गई है। डैड, ये तो कमाल है, मैं बिल्कुल उसके जैसा दिखता हूं। उसकी मां भी मुझे नहीं पहचान पाई। उसकी मां है पर पिता नहीं है, और मेरे पिता हैं पर मां नहीं है। ये कितना बड़ा इत्तेफाक है। डैड, आपको नहीं पता, उसकी मां बहुत ज्यादा सख्त है। वह मुझे सुबह 5 बजे पियानो लेसन के लिए, 10:30 बजे इंग्लिश लेसन के लिए और दोपहर 2 बजे क्रिटिकल थिंकिंग क्लास के लिए उठाती है। अभी उसने मुझे किसी थ्योरी का एक बड़ा हिस्सा रटाया था, और अगर मुझे वह याद नहीं होता तो वह मुझे खाने नहीं देती थी। शुक्र है कि आप मुझे समय पर जगाने आ गए, नहीं तो आज रात मुझे बहुत भूख लगती। जितना ज्यादा मैं सुनता गया, मुझे उतना ही गुस्सा आता गया। मेरी मुट्ठियां कस गईं। चेन चेन सिर्फ 6 साल की थी, एक ऐसी उम्र जब उसे खेलना और मजे करना चाहिए था। फिर भी बाई किंग शुआंग ने उसे इतनी सारी गोलियां खाने पर मजबूर किया। कोई हैरानी नहीं कि वह इतनी कम उम्र में इतनी समझदार थी। यह सब उस पर जबरदस्ती थोपा गया था। अपने बगल में बेफिक्र बच्चे को देखकर मुझे अचानक अपने पुराने रूप से गहरी नफरत महसूस हुई। मैं इतनी नाकाबिल क्यों थी? मैं दोनों बच्चों को अपने साथ क्यों नहीं ले जा सकती थी? उन्हें एक साथ बड़ा होने दे सकती थी, बिना अलग हुए, बिना इतना सख्त अनुशासन सहे। लेकिन असलियत बहुत बेरहम है। उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे एक बच्चे को पालने में भी मुश्किल होती थी। 2 की देखभाल तो दूर की बात है, दूसरे को बाय ए के पास छोड़ना। कम से कम मैं ये पक्का कर सकती हूं कि उसके पास खाने पीने के लिए काफी उक्याफी हो और सबसे अच्छी भौतिक जिंदगी हो। यह सबसे अच्छा ऑप्शन है जिसके बारे में मैं सोच सकती हूं। मैं सोच भी नहीं सकती कि चेन चेन इतने सालों से कितना दुखी रहा होगा, और अपराध बोध मुझ पर लहर की तरह हावी हो गया। 3 महीने पलक झपकते ही बीत गए। किंडरगार्टन ने शुक्रवार को पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे की घोषणा की, जिसमें माता पिता को अपने बच्चों के साथ आना जरूरी था। मैंने उस दिन के लिए समय निकालने के लिए खास तौर पर अपना सारा काम कैंसिल कर दिया। अपने बेटे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहती थी। शुक्रवार की सुबह सुबह मैंने और मेरे बेटे ने अपने पहले से तैयार पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स वियर पहने। छोटा लड़का एनर्जी से भरा हुआ था, अपनी छाती थपथपाते हुए कह रहा था, डैड, हमें आज फर्स्ट प्लेस जीतना ही है। उसका गर्व भरा एक्सप्रेशन देखकर मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है डैड, तुम्हारे साथ अपना बेस्ट करेंगे। पहला इवेंट 2 लोगों का 3 टीमों का कंपटीशन था। रेफरी झेंगवान मेरी मदद करना चाहता था। तुम चुपके से निकल जाओ। रेफरी झेंगवानियाओ ने मेरे और मेरे बेटे के पैर बांधने में मदद की। मैं मुड़ा और अचानक मेरा बेटा चला गया। मेरा दिल बैठ गया और मैंने बेचैनी से इधर उधर देखा तो एक जानी पहचानी छोटी सी आकृति दिखी। आमतौर पर मैं जल्दी से वहां नहीं जाता। मैंने उसे कोट के पीछे खींच लिया, गुस्से में चेहरे पर गुस्सा होने का नाटक किया। किसने कहा कि आज हमें फर्स्ट प्लेस मिलेगा? ऐसे भाग रहे हो? हम तो लास्ट प्लेस पर भी नहीं आए। उस छोटे लड़के ने वैसे जवाब नहीं दिया जैसे वह हमेशा देता है। उसने बस चमकती आंखों से ऊपर देखा, जोर से सिर हिलाया और भागना बंद कर दिया। फर्स्ट प्लेस! सीटी बजी और हम सेंटर की तरफ कूद पड़े। हैरानी की बात है, हमारा टीम वर्क बहुत अच्छा था। हमारे कदम एकदम सिंक्रोनाइज्ड थे और हम एक बार भी स्प्रिंट नहीं किए। हमने आसानी से फर्स्ट प्लेस जीत लिया। हमने एक दूसरे को गले लगाया और बहुत खुश होकर चीयर किया। दूसरा इवेंट एक बैलून के साथ रिले रेस थी। हमने ध्यान से बैलून उठाया और सबसे कम समय में फिर से जीत गए। हम बहुत तेज थे। मेरा बेटा खुशी से उछल कूद कर रहा था। उसका छोटा सा चेहरा गर्व से भरा हुआ था। और इस तरह हम जीतते रहे, सभी इवेंट्स में फर्स्ट आते रहे। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मेरे बगल वाला बच्चा, हालांकि वह बिल्कुल मेरे बेटे जैसा दिखता था, ज्यादा शांत था और उसकी हरकतें ज्यादा फुर्तीली थीं। मैंने हिचकिचाते हुए पुकारा, चेन चेन! छोटे बच्चे ने साफ जवाब दिया। तभी उसे समझ आया कि मेरा क्या मतलब है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें अफसोस से भर गईं। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया। मैंने अपना माथा रगड़ा। अब सब कुछ साफ था। इत्तेफाक से आज दोनों बच्चों ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने थे। यहां तक कि उनके हेयर स्टाइल भी एक जैसे थे। आप उन्हें ध्यान से देखे बिना अलग नहीं बता सकते थे। चेन चेन बहुत देर तक हिचकिचाया, फिर हिम्मत जुटाई और धीरे से माफी मांगी। मैं कुछ समय पहले इस किंडरगार्टन में ट्रांसफर हुआ था और हमें आज स्पोर्ट्स मीट में ही पता चला कि हम एक ही क्लास में हैं। उसने मुझे अभी देखा और पूछा कि क्या मैं रोल बदलकर आखिर तक खेलना चाहता हूं। मैं मान गया। हाँ, मुझे माफ करना है अंकल, उसने धीरे से कहा। क्या मैं बाद में आप लोगों के साथ खेलने आ सकता हूं? मना करने वाले शब्द उसकी जबान पर थे, लेकिन वह उन्हें बोल नहीं पा रहा था। इसके अलावा
मैंने पहले ही अपने बेटे को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का फैसला कर लिया था। अगर यह ज्यादा लंबा चला तो बाई किंग शुआंग को देर सवेर पता चल ही जाता। लंबी चुप्पी ने चेन चेन को मेरा मतलब समझा दिया। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर घुमाया और अपने हाथ से जोर से उन्हें पहुंचा। फिर वह वापस मुड़ी। उसने मुझ पर जबरदस्ती मुस्कुराया। मुझे पता था उसे इतनी मजबूत बनने की कोशिश करते देखकर मेरा दिल दुख रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। उनके क्लासरूम एरिया में जाते हुए मैंने तुरंत बाई किंग शुआंग को देखा, जो भीड़ में सबसे खास इंसान थी। मेरी याद में वह हमेशा सिर्फ कंपनी के मामलों की परवाह करती थी, अलग थलग और घमंडी। मुझे लगा कि चेन चेन के साथ आने वाला कोई नैनी या मेड होगी, लेकिन वह असल में खुद आई थी। मेरा बेटा चुपचाप उसके पास खड़ा रहा, अजीब तरह से अच्छा बर्ताव कर रहा था, अपने हमेशा के शरारती स्वभाव से अलग। उसने कोई आवाज नहीं की। पिछली बार जब हम मिले थे तो मैं उसे ठीक से देखने के लिए भागने में इतना बिजी था। इस बार भीड़ में छिपकर मैंने चुपचाप बाई किंग शुआंग को देखा। वह अब भी वैसी ही थी, घमंडी और लंबी। भीड़ में खड़ी वह एक फूल की तरह थी जिसे सिर्फ दूर से ही देखा जा सकता था, दिलकश लेकिन पहुंच से बाहर। पीछे मुड़कर सोचता हूं तो मैं तब उसके करीब पहुंच पाया था। अब यह सोचकर मुझे एहसास होता है कि मैं उसे कितना जान सकता था। यह एक सपने जैसा लगा। मैंने दूर से अपने बेटे को हाथ हिलाया। उसने मुझे देखा, अपने बगल में बाई किंग शुआंग को सावधानी से देखा और फिर उसकी लापरवाही का फायदा उठाकर दौड़कर आया। मैंने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा, गुस्सा होने का नाटक करते हुए। तुम्हारी हिम्मत तो है, तुमने अपने पापा से झूठ बोलने की भी हिम्मत की। मेरे बेटे ने अपना माथा ढक लिया, धीरे से विरोध किया। मैंने चेन चेन को बाई किंग शुआंग की तरफ धकेला, अपने बेटे को पकड़ा और जाने ही वाली थी कि पीछे से बाई किंग शुआंग की ठंडी अधिकार भरी आवाज आई। चेन चेन, तुम फिर कहां भाग गए थे? वह अब भी हमेशा की तरह था, अपने बच्चे के साथ एक एम्प्लॉय जैसा बर्ताव करता था। हमेशा उससे बड़ों जैसे स्टैंडर्ड की उम्मीद करता था। बच्चे कठपुतली नहीं होते, वे मशीन नहीं होते, उनके अपने विचार और इमोशन होते हैं। लेकिन बाई किंग शुआंग कभी नहीं समझा। चेन क्वान ने समझाया, मॉम, मुझे बाथरूम जाना है। मैं वादा करती हूं कि मैं भागूंगी नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम अब कैसी हो। तुम आमतौर पर अच्छा बिहेव करती हो, लेकिन आज तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे तुम्हें कांटे चुभ रहे हो। क्या तुम्हारा होमवर्क बहुत हल्का है? आज रात अपने सारे लेसन 2 बार कॉपी करना। मैं गुस्से से कांप रही थी। मैं बहुत गुस्से में थी। क्या वह उस समय की अपनी सारी नाराजगी बच्चे पर निकाल रही थी? क्योंकि चेन चेन का चेहरा मुझसे मिलता जुलता था। तभी एक जानी पहचानी मर्द की आवाज ने टोका, हमें चेन चेन मिल गया है। यह झिंग जिक्सुआन की आवाज थी। मैंने आंखें सिकोड़ लीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह हमेशा बाई किंग शुआंग के साथ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने इतने सालों में बहुत अच्छा किया है। उसका रुतबा इतना बढ़ गया था कि वह चेन चेन के साथ किंगजी स्पोर्ट्स मीट में भी जा सकती थी। चेन चेन की गहरी नीली आंखें देखकर उसने तुरंत नरमी दिखाई और धीरे से कहा, मैंने चेन चेन की आंखें देखी। चेन चेन, मिस्टर बाई को दोष मत दो। जब तुम गायब हुए तो वह बहुत परेशान थी। हमने तुम्हें बहुत देर तक अलग अलग ढूंढा। किस्मत से तुम ठीक हो। फिर वह बाई किंग शुआंग की ओर मुड़ा और कहा, मिस्टर बाई, चेन चेन अभी जवान है, उसका खुशमिजाज होना नॉर्मल है। शांत हो जाओ। उसने कुछ शब्दों से टेंशन वाले माहौल को कम करते हुए कहा। जब मैं बाई परिवार के यहां था तो वह हमेशा ऐसा ही था, ऊपर से नरम लेकिन गहरे और हिसाब किताब वाले दिल का। लगातार मुझे टारगेट करता था और मेरे और बाई किंग शुआंग के बीच झगड़ा पैदा करता था। मैं अपने बेटे को साथ लेकर बाहर निकल रही थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि कोई मुझे घूर रहा है। रुको, मेरा दिल बैठ गया। वह मुझे बुला तो नहीं रहा था, है ना? मैं रुकी नहीं, चलती रही। नीले ट्रैक सूट वाला, उसने कहा, मैं तुमसे बात कर रही हूं। मैंने इधर उधर देखा। स्पोर्ट्स मीट में आए पेरेंट्स में मैं अकेली थी जिसने नीला ट्रैक सूट पहना था। मैं तुरंत अलर्ट हो गई। उसने मुझे ऐसे कैसे नोटिस किया? उसने मुझे खास तौर पर क्यों बुलाया? मुड़कर देखा तो बाई किंगशेंग की आवाज फिर से गूंजी, जिसमें एक पक्का अधिकार था। मैंने अपने बेटे से फुसफुसाकर कहा, सानहाओ, बाहर मत आना, आज धूप बहुत तेज है। जब मैं बाहर गई थी तो मैंने खास तौर पर हैट और सनग्लासेस पहने थे, खुद को पूरी तरह से ढक लिया था। वो मुझे पक्का नहीं पहचानेगा। मैं मुड़ी और ऊपर देखा। शांत रहने का नाटक करते हुए पूछा। झिंग जिक्सुआन ने आवाज सुनी और पास आई। क्या तुमने मुझे किसी चीज के लिए बुलाया था? मैंने बच्चे को नैनी को दिया, बाई किंगशेंग के पास गई और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने अभी चेन टेंग को तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए देखा। क्या तुम उसे जानती हो? बाई किंगशेंग ने अपनी आंखें छोटी की, मुझे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में शक था।
मुझे लगा था कि भीड़ की वजह से मुझे पहचाना नहीं जाएगा, लेकिन मैं भूल गई थी कि वह बाई परिवार का वारिस है, बिजनेस की दुनिया में पला बड़ा है और अपने आसपास किसी भी अजीब चीज को लेकर खास तौर पर सेंसिटिव है। मैंने जानबूझकर, मेरी आवाज भारी हो गई थी। मैंने अपनी आवाज धीमी कर ली। मेरा लहजा सच्चा था। हेलो। बच्चा बहुत तेज दौड़ रहा था और लगभग गिर ही गया था। मैंने उसे उठाया और जाने ही वाला था कि तुमने मुझे रोक दिया। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम सिक्योरिटी फुटेज देख सकती हो। शायद इसलिए कि मेरे शब्द सच्चे थे और क्योंकि ये एक स्कूल था। मैं कुछ नहीं कहूंगी। बाई किंग शुआंग ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन जिन जिक्सुआन घमंडी लग रहा था। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए मुझसे कहा, जिस बच्चे की तुमने मदद की वह बाई परिवार का वारिस था। तुम लकी हो। मिस्टर बाई बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। यह चेक किसी भी बैंक से 30,000 युआन का निकाला जा सकता है। इसे थैंक यू गिफ्ट समझो। मैंने मन ही मन मजाक उड़ाया। वह सच में सोचता है कि वह बाई परिवार का मुखिया है ना? उसका चेहरा भावशून्य था और उसने रूखेपन से मना कर दिया। इस सिचुएशन में कोई भी मदद करेगा। यह कुछ भी नहीं है। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। उसने मजाक उड़ाया। उसका चेहरा नफरत से भरा था। ठीक है, तो तुम जा सकते हो। मैं मुड़ा और अपने बेटे को खींच कर ले गया, जाने के लिए तैयार। बाई किंग शुआंग, जो पहले ही कुछ दूर चल चुकी थी, अचानक वापस आई। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने रूखेपन से पूछा, तुम्हारा बच्चा किस क्लास में है? उसकी उम्र क्या है? मैं बहुत सावधान था। ट्रांसफर प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुए थे। मैं उसे बिल्कुल सच नहीं बता सकता था। मैंने अपनी आंखें शांत रखने की कोशिश करते हुए एक क्लास और उम्र बनाई। बाई किंग शुआंग ने कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता था, क्या यह सिर्फ मेरा वहम था? मैंने उसकी आंखों में थोड़ी सी निराशा देखी। जिंग जिक्सुआन ने यह देखने के बाद पूछा, मिस्टर बाई, क्या उसे कुछ गड़बड़ है? बाई किंग शुआंग अपनी हैरानी से बाहर निकली, धीरे से अपना सिर हिलाया और अपनी हमेशा की तरह घमंडी बेपरवाही फिर से शुरू कर दी। वह मुड़ी और चली गई। जिंग जिक्सुआन तेजी से पीछे पीछे आया। जाने से पहले उसने मुझे ठंडी नजरों से देखा। घर वापस आकर मैंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया, बहुत देर तक हिचकिचाते हुए। जो यू बोला, हम किंडरगार्टन बदलने जा रहे हैं। मेरे बेटे ने कंफ्यूजन में अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसका चेहरा शिकायतों से भरा हुआ था। क्यों? मैं यहां बहुत खुश हूं। चेन चेन मेरी क्लास में है। अगर मैं ट्रांसफर हो गया तो मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। दोनों भाइयों के बीच गहरा रिश्ता बन गया था। यह खून का रिश्ता है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। उसने मेरा हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाया, डैड, मैं चुआन चुआन से अलग नहीं होना चाहता। हमें एक जैसी चीजें पसंद हैं और हम साथ में सबसे अच्छा खेलते हैं। मैं इस अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहता। उसका उदास चेहरा देखकर मेरा दिल भी दुखने लगा। मेरे बेटे को आखिरकार एक अच्छा दोस्त मिल गया था जिसके साथ उसकी बनती थी, और अब जब मैं उसे मना कर रही थी तो उसका दिल बहुत टूट जाएगा। लेकिन मैं जुआ नहीं खेल सकती थी। क्या होगा अगर बाई किंग शुआंग को पता चल गया कि मेरा बेटा बिल्कुल चेन चेन जैसा दिखता है? सारे राज खुल जाएंगे और फिर मुझे अपने बेटे के साथ शांति से रहने का भी हक नहीं रहेगा। मैंने धीरे से समझाया, उसे माफी मांगते हुए देखा। मुझे माफ करना, काम की वजह से डैड को स्कूल बदलना पड़ रहा है, लेकिन डैड तुमसे वादा करते हैं जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हें अपने साथ खेलने के लिए वापस ले आऊंगी, ठीक है? अचानक मेरे बेटे ने समझते हुए सिर हिलाया और फिर रोया नहीं। मैंने तुरंत ट्रांसफर के कागजात तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन वान वान को कभी उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मैं अपने बेटे को ट्रांसफर प्रोसेस पूरा करने के लिए ले जा रही थी, उस दिन मेरा बेटा अचानक गायब हो गया। मैं तुरंत घबरा गई। मेरा दिमाग खाली हो गया और मेरे दिमाग में अनगिनत डरावने ख्याल आने लगे। क्या बाई किंग शुआंग ने उसे ढूंढ लिया था और किसी को उसे किडनैप करने के लिए भेज दिया था? लेकिन ध्यान से सोचने पर मैंने तुरंत उस ख्याल को निकाल दिया। अगर उसने सच में उसे ढूंढ लिया होता तो वह इतनी चुप नहीं रहती। वह सीधे मेरे दरवाजे पर आ जाती। मैं पागलों की तरह भागी, हर जगह ढूंढती रही जहां मेरा बेटा गया होगा। वह किंडरगार्टन में नहीं था, न ही उस प्लेग्राउंड में जहां वह अक्सर जाता था, न ही कम्युनिटी गार्डन में। मैं बाई किंग शुआंग के विला तक भी गई। मैंने विला का एंट्रेंस अस्त व्यस्त देखा। लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट थी। मेरा दिल बैठ गया। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि चेन चेन भी गायब है। जैसे ही मैं पुलिस को फोन करने वाली थी, मैंने अचानक सड़क के उस पार देखा, दो एक जैसे बच्चे हाथों में हाथ डाले उछलते कूदते सड़क पार कर रहे थे। फिर मोड़ से मुड़ते ही एक बड़ा ट्रक बहुत तेज रफ्तार से उनकी तरफ आ रहा था। ड्राइवर ने जोर जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन समय पर ब्रेक नहीं लगा सका। मेरा दिमाग खाली हो गया। मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था। मेरा खून जम गया था। बिना सोचे समझे मैं आगे बढ़ा। अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों बच्चों को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा
और आगे की ओर लुढ़क गया। ट्रक ने तेजी से ब्रेक लगाया, गुजरते हुए मेरी पीठ को छू गया। उससे जो हवा चली उससे मेरे चेहरे पर चुभन हुई। मेरा चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी बाहों में कांपते हुए 2 बच्चों को देखा। शुक्र है वे ठीक हैं। वे चुपके से बाहर क्यों निकल गए? क्या वे अपने माता पिता को जानते हैं? मां बहुत परेशान थी। सड़क पर बहुत सारी कारें थीं। अभी बहुत खतरा था। अगर कुछ हो जाता तो हम क्या करते? ये पक्का करने के बाद कि बच्चे ठीक हैं, मैंने आखिरकार अपना चेहरा सीधा किया और उन्हें जोर से डांटा। दोनों बच्चों को पता था कि उन्होंने गलत किया है और वे रोने लगे। सिसकते हुए बोले, हमें पता है कि तुम स्कूल बदल रहे हो। भले ही तुमने कहा था कि तुम हमें फिर से खेलने ले जाओगे, हमें लगा कि हम तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। हम पूरे दिन साथ खेलना चाहते थे, लेकिन हमें डर था कि तुम नहीं मानोगे। इसीलिए हमने चुपके से अपनी स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल करके प्लान बनाया और साथ भाग गए। मुझे गुस्सा भी आया और मजा भी आया। मैं सच में इन 2 छोटे शैतानों को संभाल नहीं पा रहा था। पता चला कि उन्होंने मेरी पीठ पीछे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन शेयर की थी और चुपके से एक दूसरे से कॉन्टैक्ट किया था। उनकी 2 बड़ी पानी भरी आंखें मुझे सावधानी से देख रही थीं। उनके एक्सप्रेशन इमोशन से भरे हुए थे। डैडी, क्योंकि हम पहले ही बाहर हैं, क्या आप हमें एक दिन के लिए खेलने के लिए बाहर ले जा सकते हैं और फिर चेन चेन को घर ले जा सकते हैं? प्लीज अंकल, मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मैंने सुना है कि आप जा रहे हैं और मैं पूरी रात दुखी रहा। क्या तुम बस एक दिन के लिए खेल सकते हो? मैं एक पल के लिए चुप रहा। मैं बेरहम होकर अपने बेटे को मना कर सकता था, लेकिन चेन चेन की उम्मीद भरी लेकिन उदास आंखों को देखकर मैं ऐसा नहीं कर सका। तो मम्मी को फोन करो। ठीक है, समझाओ कि अंकल ने तुम्हें रास्ते में पाया। अंकल तुम्हें बाद में घर ले जाएंगे, उन्हें चिंता मत करने दो। हालांकि बाई जिनशुआंग चेन चेन के साथ सख्त है। मैं बता सकता हूं कि वह सच में बच्चे की परवाह करता है और उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान है। चेन चेन ने बात मानते हुए सिर हिलाया, अपने बच्चों की घड़ी उठाई और बाई जिनशुआंग को फोन किया। बाई जिनशुआंग की आवाज, जिसमें लू की आवाज भी थी, तुरंत फोन पर आई। तुम बहुत हिम्मती हो गए हो। चुपके से निकलकर खो जाने की हिम्मत कर रहे हो, फिर वापस मत आना। इसके बाद जिन जिक्सुआन की आवाज आई, जिसमें बेबसी झलक रही थी। चेन चेन, तुम्हारी मां बड़ा चढ़ाकर कह रही है तुम गायब हो गए थे और तुम्हें ढूंढने के लिए उन्होंने लगभग 20 बिलियन युआन की जरूरी मीटिंग कैंसिल कर दी, यह जानते हुए कि तुम अजनबियों के साथ थे। जाहिर है वह परेशान थी। क्या होगा अगर तुम बुरे लोगों से मिल गए? मेरी बात सुनो, अंकल को बताओ कि तुम कहां हो, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। चेन चेन ने विनती भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी आवाज धीमी की और फोन पर कहा, चिंता मत करो। चेन चेन मुझसे टकरा गई। हम पिछली बार किंडरगार्टन स्पोर्ट्स डे पर मिले थे। चेन चेन और मेरे बेटे ने बहुत मजा किया, लेकिन जिन जिक्सुआन ने जाने नहीं दिया। मैं उसे बाद में घर ले जाऊंगा। मेरा लहजा सावधान था। कौन जानता है कि तुम चेन चेन की पहचान के पीछे हो और जानबूझकर उसे बाहर ले आए हो। उसे अभी वापस लाओ, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। इसी समय बाई किंग शुआंग की आवाज फिर से आई। बस 4 आसान शब्द, उसे आज रात घर ले आओ। यह कहकर उसने फोन रख दिया। दोनों बच्चे तुरंत खुश हो गए। मैं बेबस होकर मुस्कुराया। खैर, भले ही मैं चेन कुआन के पिता जैसे प्यार की कमी को पूरा न कर पाऊं, जाने से पहले मैं उसके साथ आखिरी बार अच्छा समय बिताऊंगा। मैं उन्हें अम्यूजमेंट पार्क ले गया और उन्हें उस क्लॉ मशीन पर खेलने दिया जिसे चेन चेन सबसे ज्यादा खेलना चाहता था। मेरी स्किल्स काफी अच्छी थीं। मैंने प्लश खिलौनों से भरा पूरा बैग पकड़ा। मेरा बेटा इतना बड़ा था कि मैं उसे मुश्किल से पकड़ पा रहा था। वह थका हुआ और भूखा था, इसलिए हम एक रेस्टोरेंट गए। मेरा बेटा मसालेदार खाना नहीं खाता, इसलिए मैं आमतौर पर 2 हिस्से बनाता हूं, एक मेरे लिए मसालेदार और एक उसके लिए बिना मसालेदार। मुझे नहीं पता था कि चेन चेन को क्या पसंद है, इसलिए मैंने हल्का मसालेदार और एक बिना मसालेदार डिश ऑर्डर की। हैरानी की बात है कि चेन चेन का टेस्ट मेरे जैसा ही था। पेट भरकर खाने पीने के बाद उसे मसालेदार खाना खास तौर पर बहुत पसंद आया। मैं चेन चेन को विला तक ले गया और उसे जल्दी घर जाने के लिए कहा, यह कहते हुए मम्मी परेशान होंगी। लेकिन चेन चेन ने मेरा हाथ पकड़ा और प्यार से फुसफुसाया, अंकल, क्या आप मुझे घर ले जा सकते हैं? मेरा दिल पिघल गया और मैंने उसे मुझे विला तक ले जाने दिया। जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे, मैंने देखा कि बाई किंग शुआंग और जिंग जिक्सुआन वहां खड़े थे। उनके चेहरे काफी उदास लग रहे थे। मैं थोड़ा घबराया हुआ रुका। बाई किंग शुआंग ने चेन चेन से रूखेपन से कहा, तुमने पूरा दिन खेला है, अंदर जाओ और अपना होमवर्क करो। अब सब ठीक हो जाएगा। बच्चा सुरक्षित वापस आ गया है। मैं अब जा रहा हूं। मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन बाई किंग शुआंग मुझे ध्यान से देख रहा था, जिससे मुझे बेचैनी हो रही थी।
मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं जल्दी से वहां से चला गया। जैसे ही मैं मुड़ा, जिन जिक्सुआन ने गुस्से से कहा, उसकी आवाज में गुस्सा था, तुम चेन चेन के सामने आते रहते हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने बेबसी से समझाया, यह सच में सिर्फ एक इत्तेफाक है, क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो? मैं वादा करता हूं कि मैं तुमसे बहुत दूर रहूंगा और फिर कभी नहीं दिखूंगा। यह सुनकर चेन चेन की आंखों की रोशनी तुरंत कम हो गई। उसका छोटा सा चेहरा निराशा से भर गया। उसे इस तरह देखकर मुझे दुख हुआ, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। उनसे दूर रहकर ही मैं और मेरा बेटा शांति और सुरक्षित जिंदगी जी सकते थे। सुनने में अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पर यकीन करूंगा? मुझे पता था कि पिछली बार जब हम मिले थे तो तुम बेचैन थे, चेन चेन के जरिए प्रेसिडेंट बाई के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से आदमी देखे हैं जो हमेशा समाज में ऊपर चढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। जिन जिक्सुआन का बागी रवैया बिल्कुल पहले जैसा था। जब भी बाई किंग शुआंग के पास कोई दूसरा आदमी आता तो वह दुश्मनी से भर जाता, मुझे नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश करता। मैं उससे बहस करने में बहुत आलसी था, इसीलिए मैंने बेपरवाही से कहा, मानो या ना मानो, मैं जा रहा हूं। तभी बाई किंग शुआंग, जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था, अचानक बोली और अपने बगल वाले बॉडीगार्ड को उसे पकड़ने का ऑर्डर दिया। मैं बुरी तरह जूझ रहा था, उसे घूर रहा था। कानून कहता है कि मैं सनग्लासेस नहीं पहन सकता। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता। पिछली 2 बार एक्सीडेंट हुआ था, मैंने कहा था कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, मुझे जाने दो। जिन जिक्सुआन मुस्कुराया, पास आया और मेरा सनग्लासेस उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। सिर्फ वही लोग डरे होते हैं जिन्हें शर्म आती है। मुझे देखने दो कि तुम असल में कौन हो। तभी मेरा बेटा पीछे से दौड़ा। उसके छोटे से शरीर ने बॉडीगार्ड को पूरी ताकत से धक्का दे दिया। उसकी छोटी मुट्ठियों ने शीशे पर घूंसे और लातें मारी, जोर जोर से चिल्लाते हुए, मेरे पापा को परेशान मत करो, दूर हो जाओ। यह कहने के बाद उसने अपनी छोटी बाहें फैला दी, मुझे कसकर बचाने के लिए, एक बहादुर छोटे जंगली जानवर की तरह। जब झिंग जिक्सुआन और बॉडीगार्ड्स ने अपने बेटे का चेहरा देखा तो वे सब हैरान रह गए और शौक में चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर बाई किंग शुआंग ने मुड़कर अपने बेटे को देखा। वह पूरी तरह से जम गई। उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। उसकी आंखें शौक और यकीन न होने से भर गईं। वह जबरदस्ती नैनी की पकड़ से छूटी और मेरी तरफ दौड़ी। मुझे बचाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। वह चिल्लाई, किसी को भी उसे चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं है, उन्हें चोट पहुंचाना, मुझे चोट पहुंचाना है। 2 एक जैसी छोटी आकृतियां मेरे चारों ओर थीं। सब हैरान थे। 2 युवा मास्टर कैसे हो सकते हैं? जिंग जिक्सुआन भी पूरी तरह हैरान था। उसकी मुस्कान जम गई थी, उसकी आंखें हैरानी से भर गई थीं। मैंने साफ देखा कि बाई किंग शुआंग अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें कांप रही थीं। बेशक वह जानती थी कि दोनों बच्चे उसी के पेट से पैदा हुए थे, वह उसी का खून था। मैंने धीरे से आह भरी, अब छिपना बंद कर दिया। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और अपना सनग्लासेस उतार दिया। जिंग जिक्सुआन ने मेरा चेहरा देखा और तुरंत हांफने लगा। उसका एक्सप्रेशन बहुत पीला पड़ गया। बाई किंग शुआंग तेजी से मेरी तरफ बढ़ी, अपना कांपता हुआ हाथ मेरे चेहरे को छूने के लिए बढ़ाया, लेकिन मेरी ठंडी नजर देखकर उसने धीरे से अपना हाथ हटा लिया। उसकी नजर मेरे चेहरे पर टिकी रही, जिसमें 5 साल की चाहत और दर्द था। लू जिंगचुआन, मैं तुम्हें 5 साल से ढूंढ रहा हूं। ये बातें सुनकर मेरा बेटा मुझे बाईं से दाईं, फिर बाई किंग शुआंग को देखने लगा। उसका चेहरा कंफ्यूजन से भरा हुआ था। आखिर में वह खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से पूछा, क्या तुम मेरे पापा को जानते हो? बाई किंग शुआंग घुटनों के बल बैठ गई। उसके कांपते हाथों ने धीरे से मेरे बेटे के पूरे शरीर को छुआ। आखिरकार मेरे चेहरे पर आंसू बहने लगे। मेरी आवाज भर्रा गई और कांप रही थी। मैंने आखिरकार तुम्हें देख ही लिया। तुम्हारे चेहरे के नजारे बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं। मैंने मजाक उड़ाया। मेरा लहजा थोड़ा संभल गया था। अब जब हम मिल ही गए हैं तो हमें चलना चाहिए। यह कहकर मैंने अपने बेटे को पकड़ा और जाने के लिए मुड़ा। बी क्लास बॉडीगार्ड तुरंत आगे बढ़ा, हमारा रास्ता रोक लिया। मैंने बाई किंग शुआंग को ठंडी नजरों से देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? बाई किंग शुआंग अपनी हमेशा की तरह अलग थलग नरम आवाज में बोली। 5 साल भागने के बाद अब जब हम मिल ही गए हैं तो तुम जाना चाहते हो? अपनी ताकत से मैं आज अपने बेटे के साथ नहीं जा सकती। मैं पीछे मुड़ी और कड़वी मुस्कान दी। तुम्हें पता चल ही गया है, अब और भागने का क्या मतलब है? लेकिन हमारा सामान अभी भी पुराने घर में है। मैं अपने बेटे को ले जाकर उन्हें ले आऊंगी। बाई किंग शुआंग कर सका। लू ग्रुप इतना बड़ा है, उसे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। वह थोड़ा मुस्कुराया। उसकी आवाज सख्त थी। लू जिंगचुआन, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया।
अगर तुम फिर से भाग गए तो क्या होगा? जिन जिक्सुआन ने तुरंत कहा, मैं उसके साथ जाकर उसे ले आऊंगी। मैं उस पर और बच्चे पर नजर रख रही हूं। वे पक्का भाग नहीं सकते। बाई किंग शुआंग एक पल के लिए चुप रहा, फिर थोड़ा सिर हिलाया। तो जिन जिक्सुआन, मुझे वापस जाने दो। मैंने राहत की सांस ली। इस बार उसे भी मेरी मदद करनी चाहिए। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ी, चेन कुआन ने अचानक मेरी आस्तीन पकड़ ली और फुसफुसाया, मैं भी जाना चाहता हूं। मैंने नीचे देखा और धीरे से उसे दिलासा दिया, स्वीटी, हम अपना सामान पैक करने के बाद तुम्हें लेने वापस आएंगे। चेन कुआन ने जिद करके अपना सिर हिलाया। उसका छोटा सा चेहरा पक्के इरादे से भरा था। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं, कोई और रास्ता नहीं है। मैंने बाई किंग शुआंग की तरफ देखते हुए कहा, चलो अपना सामान पैक करते हैं। चेन चेन को लाना मुश्किल है, तुम उसे वापस ले जाओ। किसे पता था? बाई किंग शुआंग ने बस चेन चेन को मेरी तरफ धकेला और शांति से कहा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम शीशे वाले जुआन से उसे वापस लाने को कहेंगे। रास्ते में दोनों छोटे बच्चे मेरे आसपास बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे कि वे एक जैसे क्यों दिखते हैं, एक अपने पिता के साथ क्यों है और दूसरा अपनी मां के साथ। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, ऐसा दिखावा किया जैसे सुन नहीं रहा हूं। मुझे बाई किंग शेंग के पास लौटने की कोई इच्छा नहीं थी। उन अमीर परिवारों की परेशानियों में फिर से शामिल होने की कोई इच्छा नहीं थी। अब अपनी पहचान बताना दोनों बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो वे जिंग जिक्सुआन की ओर मुड़े और पूछा। जिंग जिक्सुआन कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर अचानक बोली। उसकी आवाज गुस्से और कड़वाहट से भरी थी, तुम वापस क्यों आए? तब मैंने तुम्हारी जान बख्शी थी, तुम्हें बहुत दूर जाने दिया था। क्या तुम्हें पता है कि मैं उसके दिल में उतरने वाली थी, सब कुछ पाने वाली थी? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, चेन चेन की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वह कंफ्यूजन में थी। अंकल शिन जिक्सुआन, आपने क्या कहा? जिन जिक्सुआन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह चिल्लाया, तुम जंगली बच्चे, तुम्हें मुझे मेरे नाम से बुलाने का कोई हक नहीं है। मैं तुमसे बहुत तंग आ गया हूं। चूंकि तुम और तुम्हारा बेटा फिर से मिल गए हो, तो आज हमेशा के लिए गायब हो जाओ। यह जानकर कि यह बुरा है, मेरा दिल बैठ गया और मैंने तुरंत स्टीयरिंग व्हील की तरफ हाथ बढ़ाया। दोनों बच्चे कार में थे, मुझे उनकी सेफ्टी पक्की करनी थी। लेकिन जिन जिक्सुआन पहले से ही तैयार था। उसने कार के नीचे से एक हथौड़ा निकाला और मेरे कंधे पर जोर से मारा। मेरे शरीर में तेज दर्द हुआ और मैं पिछली सीट पर गिर पड़ा। मेरे कंधे के घाव से खून बहता रहा, गर्म खून मेरे कपड़ों पर टपक रहा था। दोनों बच्चे डर गए और जोर जोर से रोने लगे। मेरे पास दौड़े और अपने छोटे हाथों से मेरे खून बहते घाव को ढकते हुए चिल्लाए, डैडी, अंकल। मैंने जिंग जिक्सुआन की पागल हालत को देखते हुए अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। मेरी आवाज भारी हो गई थी, तुम पागल हो। भले ही तुम मुझसे नफरत करते हो, बच्चा किंग शुआंग का अपना खून है, बाई परिवार का वारिस। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह तुम्हें दोषी ठहराएगी? जिंग जिक्सुआन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। दो कमीने बच्चे उसके बच्चे होने के लायक नहीं है। जब उसने जन्म दिया तो मैं उन्हें मार डालना चाहती थी, लेकिन वह बहुत करीब था। अब मौका आ गया है। जब तक मैं तुमसे छुटकारा नहीं पा लेती, मैं उसके साथ रहूंगी जब तक वह दुखी है। अमीर परिवार में शादी करूंगी और बाई परिवार की हर चीज पर कब्जा करूंगी। यह सब जल्द ही हो जाएगा। उसने कार को चट्टान के किनारे तक पहुंचाया और रोक दिया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। तुम्हें इस दुनिया को अलविदा कह देना चाहिए। अगले जन्म में मेरा रास्ता मत रोकना। उसने कार का दरवाजा बंद किया और पीछे से पूरी ताकत से कार को चट्टान से धक्का दे दिया। दोनों बच्चों को पता था कि जिंग जिक्सुआन उन्हें मार डालेगा। छोटे बेटे ने चेन चेन के कपड़े कसकर पकड़े हुए थे। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। चेन चेन खासकर कांप रहा था, चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि अंकल जिंग, जो हमेशा उनके लिए कैंडी लाते थे और उनके साथ इतने नरमी से पेश आते थे, अचानक ऐसे हो जाएंगे। वह बुरा आदमी बन जाएंगे जो उन्हें मारना चाहता है। मैंने दोनों कांपते बच्चों को अपनी बाहों में पकड़ने की कोशिश की। मेरी पीठ पर घाव ऐसा लग रहा था जैसे कार के झटके से फट रहा हो। गर्म खून मेरे कपड़ों से रिसकर नीचे बह रहा था। सीट पर एक छोटा गहरा दाग जमा हो गया था। मैं अपनी पूरी ताकत से कार के दरवाजे पर लात मारते हुए भारी आवाज में कहता रहा, डरो मत। बंद कार में मेटल की तेज आवाज गूंज रही थी, लेकिन दरवाजा हिला नहीं, जैसे अपनी जगह पर जम गया हो। हर लात से मेरे टखने में तेज दर्द होता था। खिड़की के बाहर चट्टान ज्यादा साफ होती जा रही थी। ठंडी हवा कंकड़ उड़ा रही थी और उन्हें खिड़की से टकराकर एक चुभने वाली आवाज आ रही थी। चट्टान के नीचे एक गहरी धुंध एक बड़े काले मुंह की तरह लटकी हुई थी, जो हमें पूरा निगलने का इंतजार कर रही थी। जिंग जिक्सुआन ने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ रखा था। उसकी नसें फूल रही थीं, होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान थी।
उसने अपना पैर एक्सीलेटर पर रखा। कार डरावनी स्पीड से चल रही थी। कार लड़खड़ाई। कार चट्टान से नीचे फिसल रही थी। उसके पिछले पहिए पहले से ही किनारे पर लटके हुए थे। किसी भी पल गिरने का खतरा था। ठीक इसी सबसे खतरनाक पल में दूर से कार के इंजन की एक बहरा कर देने वाली गर्जना आई, जिसने घाटी की खामोशी को गर्जने की तरह तोड़ दिया। एक तेज हेडलाइट सीधे उन पर पड़ी, जिससे झिंग झिकसुआन को आंखें सिकोड़नी पड़ी। तभी बाई किंगशेंग की गुस्से भरी दहाड़ हवा में गूंज उठी, जो पूरी घाटी में गूंज रही थी। निराशा, गुस्से और डर से भरी हुई थी। हर शब्द में पूरी चुनौती थी। किन जिक्सुआन, तुमने मेरे आदमी और मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत की। मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। अगले ही पल उसकी हरी सेडान तीर की तरह उनकी ओर बढ़ी और उनकी कार के साइड से टकरा गई। एक बहुत तेज धमाका, इतना जोरदार कि कानों को चोट लग जाए, और फिर जोरदार झटके लगे क्योंकि उनकी कार जोर से उछलकर दूर जा गिरी। चट्टान का मुंह जोर से जमीन पर गिरा। झिंग झिकसुआन जोरदार टक्कर से पीछे हट गया। उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। उसकी आंखें घबराहट से भर गईं, यह जानते हुए कि उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया है। वह घूमा और पहाड़ से नीचे भागा। भागने के लिए बेचैन था, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसे चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। एक दर्जन ऑफिसर, जिनके हाथ में पुलिस टेप था और चेहरे सख्त थे, चिल्लाए, हिलना मत, हाथ ऊपर करो। झिंग झिकसुआन ने हार मानने से इनकार कर दिया। हम पुलिस हैं, वह चिल्लाया। बुरी तरह लड़ रहा था, विरोध में मुक्के मार रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे जल्दी से काबू में कर लिया। ठंडी हथकड़ी खटखट की, उसकी कलाइयों को जकड़ लिया। उसकी सारी ख्वाहिश, जलन और पागलपन को बंद कर दिया। उसने बाई किंग शुआंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और कड़वाहट थी। चिल्लाया, किंग शुआंग, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुमने इस बेचारे लड़के की मदद क्यों की? बाई किंग शुआंग ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजर मुझ पर और कार में फंसे हाइजी पर टिकी थी। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद था। फेंक दौड़कर आया, दौड़कर मेरा नाम पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी, सिसकियों से भर गई थी। लू झिंगाचुआन, लू झिंगचुआन, रुको, बच्चा ठीक है। अगले ही पल झिंग झिकसुआन को पुलिस ने जमीन पर गिरा दिया। उसकी कलाइयों पर लगी हथकड़ी में तेज चांदनी पड़ रही थी। उसने अचानक अपना सिर पीछे किया और हंसा, एक तीखी और पागलपन भरी हंसी। लू झिंगचुआन, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? क्या तुम्हें पता है कि 5 साल पहले जब तुम उस बच्चे को ले गए थे तो क्या हुआ था? मैंने बच्चों के बोरे में कुछ रखा है, तुम कभी अंदाजा नहीं लगा पाओगे। बाई किंग शुआंग घूमा और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। झिंग झिकसुआन के मुंह से खून बहने लगा और उसकी हंसी और भी पागलपन भरी हो गई। मैं नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बाकी जिंदगी डर में जियो। बाई किंग शुआंग ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया था। उसने बच्चों के कपड़े और बोरे ढूंढे, उन्हें बार बार चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने वहां क्या रखा था? मेरी पीठ पर लगे घाव की वजह से मेरी नजर धुंधली हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, पूरा चेकअप करवाते हैं। एम्बुलेंस में मैं उन दोनों बच्चों के जाने पहचाने चेहरों को घूर रहा था। वही एक बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। हॉस्पिटल में बाई किंग शुआंग ने रात भर में अपने सारे कनेक्शन इस्तेमाल करके एक्सरे, सीटी स्कैन और ब्लड टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग करवाई, जितना हो सके। सुबह 4 बजे रिजल्ट आ गए। मैंने राहत की सांस ली। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मेरे दिल में चुभन बनी रही। बाई किंग शुआंग कॉरिडोर में एक कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ सिर को ढके हुए थे। उसके कंधे थोड़े कांप रहे थे। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें खरगोश की तरह लाल थीं। उसकी आवाज भारी थी। मुझे माफ करना, यह सब इसलिए हुआ। मैं बहुत देर तक चुप रहा। आखिर में बस इतना कहा, पहले ठीक होने पर ध्यान दो। मैं टेंशन में आ गया। मेरी नसें, जो इतने लंबे समय से टेंशन में थीं, अचानक ढीली पड़ गईं। मेरी पीठ और कंधों का दर्द लहरों की तरह बढ़ गया। घाव पूरी तरह से खुल गया था। खून मेरे कपड़ों में भीग गया था। मेरी नजर धुंधली और काली होने लगी। मेरे दोनों बच्चों के रोने की आवाज दूर तक गायब हो गई। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। आंखें बंद करने से पहले मैंने देखा कि बाई किंग शुआंग कार की तरफ भाग रही है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा घबराहट और डर से भरा हुआ था। वह मेरा नाम पुकारती रही। उसकी आवाज भारी और मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ, उसे तुरंत शहर के सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाओ। उनके पास सबसे अच्छे डॉक्टर और सबसे अच्छी दवा है। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं अपने बच्चे को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी। मेरे हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। मेरा बच्चा, मेरा आदमी, उन्हें बिल्कुल चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर उन्हें कुछ हुआ
तो मैं सबको जिम्मेदार ठहराऊंगी। मैंने फिर से अपनी आंखें खोली। तेज सफेद रोशनी ने मुझे अपने आप आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था और कमजोर था। मेरी पीठ और कंधों के घाव दर्द से धड़क रहे थे। हर सांस घावों को खींच रही थी। दर्द से मेरे घुटनों तक ठंडक पहुंच रही थी। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया। दोनों तरफ के बेड पर एक एक बच्चा सो रहा था। मेरा बेटा और चेन चेन मेरे पास लेटे हुए थे। उनके होठों पर अभी भी आंसू गीले थे। उनकी सांसें चल रही थीं। उन्हें इतना शांत देखकर मेरा दिल पिघल गया। जब तक वे ठीक थे, मुझे जो भी चोट लगी वह बेकार नहीं जाएगी। मैंने धीरे से अपने हाथ खोले। मैंने दोनों बच्चों के सिर छुए, लेकिन जरा सी भी हरकत से मेरी पीठ में तेज दर्द हुआ और तुरंत ठंडा पसीना आ गया। तभी वार्ड का दरवाजा धीरे से खोला गया और बाई किंग शुआंग अंदर आई। उसकी आंखें लाल थीं। वह साफ तौर पर पूरी रात सोई नहीं थी। उसने अभी भी कल वाला अस्त व्यस्त सूट पहना हुआ था। उसके बाल आराम से बंधे हुए थे। उसकी रोज की शाम की क्रीम के बिना और भी ज्यादा थकी हुई लग रही थी, नरम और सावधान। उसने देखा कि मैं जाग रहा हूं और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी, जैसे उसने पूरी दुनिया देख ली हो। वह जल्दी से बिस्तर के पास गई, बहुत धीरे धीरे, मुझे परेशान करने के डर से। उसकी आवाज नरम थी, एक सावधान जांचने वाले लहजे में। तुम जाग रही हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें हल्की चोट लगी है और तुम्हारी पीठ पर बड़े हिस्से में खरोंच और सॉफ्ट टिश्यू पर चोट के निशान हैं। तुम्हें ज्यादा आराम करने की जरूरत है और बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं चाहिए। मैंने पहले ही पीडियाट्रिक्स के हेड से बच्चों की अच्छी तरह जांच करवा ली है। वे बस डरे हुए थे, कोई बाहरी चोट नहीं है। उसका विनम्र और नरम व्यवहार देखकर वे यादें जो मैंने 5 साल से छिपाकर रखी थीं, मेरे दिमाग में लहर की तरह उमड़ पड़ी, इतनी साफ जैसे वे कल ही हुई हों। मैं असल में एक दूर दराज के गांव के इलाके का एक गरीब स्टूडेंट था। मेरा परिवार बहुत गरीब था। हम ट्यूशन भी नहीं दे सकते थे। हम हर दिन सिर्फ स्टीम्ड बन खा पाते थे, कभी ठीक से खाना नहीं खा पाते थे। बाई किंग शुआंग ने एक चैरिटी स्पॉन्सरशिप लिस्ट में मेरी हालत देखी। मेरी कोशिशों से प्रभावित होकर उन्होंने मुझे पूरी तरह से स्पॉन्सर करने का ऑफर दिया। मुझे गांव से शहर ले आई, मुझे एक बेहतर जिंदगी और सबसे अच्छा सीखने का माहौल दिया, ताकि मुझे अब खाने की चिंता न करनी पड़े और मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकूं। उसकी मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए मैंने जी जान से पढ़ाई की, कभी ढिलाई नहीं बरती। हर दिन क्लासरूम में सबसे पहले पहुंचना, सबसे देर से निकलना, देर रात तक पढ़ाई करना, एक पल के लिए भी डील न देना, और आखिर में बहुत अच्छे ग्रेड पाकर मुझे बाई ग्रुप के सबसे जरूरी हाई एंड डिजाइन मेजर में एडमिशन मिल गया। मैंने कसम खाई कि ग्रेजुएशन के बाद मैं उसकी मदद करने और अपनी बाकी जिंदगी उसकी मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए खुद को लगा दूंगा। हर दिन साथ बिताने से उसके लिए मेरी फीलिंग्स धीरे धीरे बदल गईं। शुरुआती शुक्रगुजारी और तारीफ से गहरे बेकाबू प्यार में। लेकिन मुझे अपना स्टेटस पता था, हमारे बीच बहुत फर्क था। वह जिन परिवार की हाई रैंकिंग राजकुमारी थी, बाई परिवार की अकेली वारिस जिसके पास बहुत पैसा था, जबकि मैं गांव का एक गरीब लड़का था। इसलिए मैंने हमेशा इस एहसास को अपने दिल में छिपा कर रखा। कहने से डरता था, उसके करीब जाने से डरता था, बस चुपचाप उसे देख पाता था। बाई किंग शुआंग ने ही मुझे ढूंढने की पहल की थी। एक रात जब बहुत सारे तारे थे, उसका चेहरा लाल था, उसकी आंखें शर्मीली और पक्की थीं। उसने कांपते हुए मेरे होंठों को चूमा, मुझसे अपनी फीलिंग्स बताई, कहा कि वो मुझे पसंद करती है और उसे हमारे अलग अलग सोशल स्टेटस की परवाह नहीं है। उस रात हम साथ थे। मुझे लगा कि आखिरकार मुझे खुशी मिल गई है, लगा कि हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अगले दिन वह मुझे रात के लिए बाई परिवार के घर वापस ले गई। उसका रवैया अचानक वह बहुत बदल गई। उसने मेरे साथ अच्छा और बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया, दूर और अकेला। यहां तक कि उसने जिस दूसरे स्टूडेंट को को स्पॉन्सर किया था, जिंग जिक्सुआन, उसे भी मुझे बुली करने का सपोर्ट करने लगी। मैं जानना चाहता था कि क्यों, इसीलिए मैं उसके पास अनगिनत बार गया एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए, लेकिन वह हमेशा मुझसे बचती रही। या तो वह किसी को दरवाजे पर रोकवा देती थी या बस मुड़कर चली जाती थी। मुझे बोलने का कोई मौका नहीं देती थी। मुझे समझ नहीं आता था रातों रात ऐसा क्या हुआ कि मेरे प्रति उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया, एक नरम दिल वाले से एक अजनबी में। बाद में बाई किंग शुआंग प्रेग्नेंट हो गई। मुझे लगा कि बच्चे के साथ हमारे बीच की रुकावट पूरी तरह खत्म हो जाएगी और वह मेरे पास वापस आ जाएगी। हमारा एक पूरा परिवार होगा। लेकिन यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। एक दिन उसने अचानक किसी को भेजकर मुझे बाई फैमिली विला के बेसमेंट में बंद कर दिया। वह मुझे बाहर नहीं जाने देती थी, किसी को मुझसे बात नहीं करने देती थी।
मुझे बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर देती थी। बेसमेंट में नमी और उमस थी, दीवारों से लगातार पानी टपक रहा था और कोनों में सीलन भरी बदबू आ रही थी। रातें शांत थीं। मैं सिर्फ अपनी सांसें और दिल की धड़कन सुन सकता था, जैसे कोई ठंडी जेल हो। मैं बार बार उसके बारे में सोचता था, जिस तरह वह प्यार से मेरा नाम पुकारती थी, जिस तरह वह मेरे कंधे पर अपने प्यार का इजहार करती थी। आंसू चुपचाप ठंडे सीमेंट के फर्श पर गिर रहे थे, एक छोटा सा बेजान निशान छोड़ रहे थे। मेरा दिल और ठंडा होता जा रहा था। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। जिंग जिक्सुआन ने घमंड से दरवाजा खोला और दरवाजे के फ्रेम से टिककर अंदर आया। उसके होठों पर मजाकिया मुस्कान थी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई चींटी हूं। लू झिंगचुआन, सपने देखना बंद करो। किंग शुआंग तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। उसे तुम में बस थोड़ी देर की दिलचस्पी थी। जब वह तुम्हारे साथ खेल चुका होगा तो तुम्हें फेंक देगा। मैं तुम्हें बता दूं, उसके जुड़वां लड़के थे। बाई परिवार को अब एक वारिस मिल गया है। बेचारे लड़के, तुम्हें उसकी दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। खुद को फिर से चोट मत लगने देना। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरे नाखून मेरी हथेलियों में तब तक गड़े रहे जब तक उनसे खून नहीं निकलने लगा। मैंने उसे ध्यान से देखा और कहा, बोलो। मैं उसे देखना चाहता हूं। मैं खुद उससे पूछना चाहता हूं। जिंग जिक्सुआन ने आंखें चौड़ी करके मजाक उड़ाया। उसे देखो, क्या तुम इसके लायक हो? वह अभी तुमसे नहीं मिलना चाहता। तुम्हें देखकर उसे घिन आती है। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी बीजिंग नहीं लौटोगी, कभी उसके सामने नहीं आओगी। नहीं तो मैं पक्का कर दूंगा कि तुम और तुम्हारा बच्चा जिंदा ना बचो। मैं जो कह रहा हूं वही सच है। अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए मेरे पास समझौता करने, बेइज्जती सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाई किंग शुआंग की डिलीवरी के बाद की कमजोरी का फायदा उठाते हुए जिन जिक्सुआन के इंतजाम के तहत मैं अपने एक बेटे को ले गया। उसने जो रास्ता बताया उस पर चलते हुए मैं रातों रात बीजिंग छोड़कर विदेश चला गया। सब ठीक हो गया था। ट्रेन में मैंने अपने छोटे बच्चे को कपड़ों में पकड़ा हुआ था। पटरियों की आवाज सुन रहा था। खिड़की से गुजरते नजारे देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, दिमाग, बच्चे की अच्छी परवरिश करना। कभी बीजिंग वापस मत आना। भाई किंग शुआंग की जिंदगी में कभी खलल मत डालना। शांति से जिंदगी जीना। अब हॉस्पिटल में लेटे हुए अपने सामने थके हारे और सीधे सादे बाई किंग शुआंग को देखकर मेरे मन में जो भी शिकायतें, गुस्सा, उलझन और दर्द मैंने 5 साल से दबा रखा था, वे अचानक फूट पड़े। मैं इसे और रोक नहीं सका। मैंने खुद को सहारा दिया, कमजोर और थोड़ा सा उठकर बैठ गया। मेरी पीठ के घाव में इतना दर्द हुआ कि मुझे ठंडा पसीना आ गया। मैंने उसकी आंखों में ध्यान से देखा। उसके हर शब्द में एक ठंडी ठंडक और 5 साल से दबा हुआ दर्द था। बाई किंग शुआंग, जब तुम मुझसे तब नफरत करती थी जब तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं, तो तुमने मेरे पास आने की पहल क्यों की? तुमने मुझे किस करने की पहल क्यों की? लेकिन फिर तुमने पलटकर मुझे नजरअंदाज कर दिया। तुम्हारा क्या अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कितना उतार चढ़ाव वाला रहा है। क्या तुम्हें पता है कि उस दौरान मैंने कितना दर्द सहा? लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरी पीठ पीछे कहते थे कि मैं एक देहाती लड़की हूं जो अमीर परिवार में शादी करने की कोशिश कर रही है। वहम में और वहम में मैं इतनी बेइज्जती सह सकती थी। मैं तुम्हारे लिए यह सब सह सकती थी, लेकिन तुमने मुझे उस अंधेरे सीलन भरे बेसमेंट में बंद करने के लिए किसी को क्यों भेजा? मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए, इस बात की परवाह किए बिना कि मैं जिंदा रहूं या मरूं। मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती थी, अगर तुम मुझे इतना देखना नहीं चाहती थी, तो तुमने मुझे 5 साल पहले क्यों जाने दिया? तुमने पिछले 5 सालों में मुझे इतनी बेसब्री से क्यों ढूंढा? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? हर सवाल बाई किंग शुआंग के दिल में चाकू घोंपने जैसा था। उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। उसका शरीर जोर से कांपने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा और कांप रहा था। उसकी आवाज सिसकियों से भर गई। नहीं लू झिंगचुआन, ऐसा तुम नहीं सोच रहे हो। मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदला। यह सब जिंग जिक्सुआन का किया धरा था। वह मुझे बहुत समय से पसंद करता था और उसे जलन हो रही थी कि तुम्हें मेरा प्यार मिल गया। इसीलिए उसने तुम्हें फंसाने की साजिश रची। उसने एक नकली रिकॉर्डिंग बनाई और उसे लेकर मेरे पास आया। उसमें तुम्हारी आवाज के आधार पर एडिट किए हुए शब्द भरे थे, जिसमें कहा गया था कि तुम मुझसे प्यार की वजह से नहीं, बल्कि बाई परिवार के पैसे के लिए, बाई ग्रुप के एसेट्स चुराने के लिए आए थे। उसने कहा कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की, मुझे एक भयानक मौत मरवाने की प्लानिंग कर रहे हो। मैं बहुत गुस्से में था और घबराहट। मैं इस पर यकीन नहीं करना चाहता था,
लेकिन जिंग जिक्सुआन की जालसाजी बहुत ही परफेक्ट थी, उसमें एक भी कमी नहीं थी। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए बेसमेंट में बंद करना चाहता था। मैंने सोचा था कि जब तक मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे। बेसमेंट वाली घटना मेरी जिंदगी का सबसे अफसोसनाक फैसला था। बाद में तुम भाग गए और मेरी दुनिया से पूरी तरह गायब हो गए। मैंने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा, पूरी दुनिया में ढूंढा, भाई परिवार के सभी कनेक्शन और रिसोर्स इस्तेमाल किए, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। मैंने यह भी सोचा कि अगर तुम्हें सच में मेरे पैसे भी चाहिए, अगर तुम्हें सच में बाई परिवार की दौलत भी चाहिए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें बाई परिवार से सब कुछ दे दूंगा, बस तुम मेरे पास वापस आ सको। इस बार जिंग जिक्सुआन ने कहा कि वह तुम्हें और बच्चे को वापस ले जाएगा, लेकिन मैं परेशान था। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उससे कहा कि मेरी कार चलाओ, जिसमें एक फोन है जो हमेशा मुझसे कनेक्टेड रहता है। मैंने कार में उसकी सारी बातें सुनी। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और यहां आ गया। मेरे मन में बस एक ही बात थी, मुझे तुम्हें और अपने बच्चे को बचाना था। मैं तुम दोनों को लगभग हमेशा के लिए खो ही चुका था। मैं सच में सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। उसकी आवाज सिसकियों से भर गई और वह बोल नहीं पा रही थी। आंसू एक एक करके मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर गिर रहे थे। गर्म। उसने मेरा चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। ठंडा पसीना पोंछना चाहती थी, लेकिन ध्यान से पीछे हट गई। डर था कि मैं मना कर दूंगा। मुझे उससे नफरत है। मुझे डर है कि मैं उसे फिर से दूर धकेल दूंगा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें गुजारिश, अफसोस और विनम्रता से भरी थीं। उसकी आवाज पंख की तरह नरम थी, बेसब्री से उम्मीद से भरी हुई। लू जिंगचुआन, पिछली सारी गलतियां मेरी थीं। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी बच्चों की भरपाई करने को तैयार हूं। मैं बिना किसी शिकायत के कुछ भी करने को तैयार हूं। चलो हम चारों मिलकर भरपाई करते हैं और अब से एक अच्छी जिंदगी जीते हैं, ठीक है? मैं फिर कभी अपनी मनमानी नहीं करूंगी। मैं फिर कभी दूसरों की बुरी बातें नहीं सुनूंगी। मैं तुमसे, हमारे दोनों बच्चों से और उन्हें एक पूरा खुशहाल और गर्म घर दूंगी, ठीक है? मैंने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया, उसके छूने से बचते हुए, और धीरे से अपने दोनों बेटों के जाने पहचाने छोटे चेहरों को छुआ। मेरा दिल बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। लियांग, उसकी आवाज शांत थी, फिर भी उसमें एक पक्का इरादा था। बाई किंग शुआंग, 5 साल की गलतफहमी, 5 साल का दर्द, 5 साल की टालमटोल, 5 साल की चाहत ने तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत पहले ही खत्म कर दिया। इसका कोई निशान नहीं बचा है। ये फिर कभी नहीं मिल सकता। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस अपने बेटे के साथ शांति और सादगी से खुशी खुशी एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूं। बस इतना ही काफी है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, हमारी आवाजों से दोनों बच्चे जाग गए। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुझे जगा हुआ देखकर वे तुरंत अलर्ट हो गए। उनकी आंखें चमक उठीं और वे खुशी से मेरी बाहों में आ गए। हैरान दोस्त, उनके छोटे शरीर गर्म और मुलायम थे। साथ में उन्होंने अपनी प्यारी प्यारी आवाजों में पुकारा, डैडी, डैड। मैंने खुशी से जवाब दिया, अपने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए। मेरी नाक चुभ रही थी, मेरी आंखें भर आईं और मेरा दिल गर्मी और दर्द के मिले जुले एहसास से दुख रहा था। वे मेरी बाहों में भारीपन से लिपट गए। उनके छोटे चेहरे बेचैनी और डर से भरे हुए थे। फैन किंग की आंखें लाल और सूजी हुई थीं। उसने धीरे से मेरा हाथ खींचा और धीरे से कहा, उसकी आवाज आंसुओं से कांप रही थी, डैड, क्या आप जा रहे हैं? क्या आपको अब चेन चेन नहीं चाहिए? चेन चेन बहुत अच्छी है। चेन चेन सुनेगी, खूब पढ़ाई करेगी और डैड को गुस्सा नहीं दिलाएगी। उसकी उम्मीद भरी लेकिन डरी हुई आंखों में देखते हुए मैं एक पल के लिए चुप रहा। मेरा दिल पिघल गया, लेकिन मैंने फिर भी धीरे से सिर हिला दिया। कुछ रास्ते अकेले ही चलने पड़ते हैं, कुछ दर्द अकेले ही सहने पड़ते हैं। भारी आंसू तुरंत गिर पड़े, जैसे टूटी हुई डोरी से मोती गिरे हों। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, मुझसे विनती करते हुए। उसकी आवाज सिसकियों से भर गई, डैडी, क्या आप चेन चेन को अपने साथ ले जा सकते हैं? मैं डैडी से अलग नहीं होना चाहती। मैं डैडी के साथ रहना चाहती हूँ, अपने छोटे भाई के साथ खेलना चाहती हूँ और डैडी से हर दिन मिलना चाहती हूँ। यह कहने के बाद उसने हिम्मत जुटाई, बाई किंग शुआंग की तरफ देखा। उसका छोटा सा चेहरा गंभीरता और पक्के इरादे से भरा हुआ था और धीरे से बोली, मम्मी, क्या मैं कुछ समय के लिए डैडी के साथ रह सकती हूँ? मैं अच्छी रहूंगी और डैडी को गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। मुझे मम्मी की याद आएगी। मुझे लगा कि बाई किंग शुआंग ऐतराज करेगी, पहले की तरह जोर से मना कर देगी, लेकिन उसने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, तुरंत मान गई।
कितना सुंदर। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि दिल पिघला सकती थी। ठीक है, मम्मी तुमसे वादा करती हैं, तुम डैडी के घर जा सकते हो। मम्मी हर हफ्ते तुमसे मिलने आएंगी, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लाएंगी और तुम्हारे साथ खेलेंगी, ठीक है? फिर वह मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद और विनम्रता थी। उसकी आवाज में एक सावधानी भरी गुजारिश थी, इतनी धीमी कि वह मुझे डराना नहीं चाहता था। लू झिंगचुआन, मुझे अपने साथ ले चलो, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ बच्चों का ध्यान रखना चाहती हूं। मैं उन्हें एक पूरा परिवार देना चाहती हूं। मैं अपनी गलतियों की भरपाई करना चाहती हूं। मैं तुमसे ठीक से प्यार करना चाहती हूं। मैंने उसकी तरफ देखा, धीरे से अपना सिर हिलाया। मेरी आवाज सख्त थी, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे माफ करना, मैं नहीं कर सकती। उसका शरीर अचानक लड़खड़ाया, उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया और उसने खुद को संभालने के लिए जल्दी से बिस्तर की रेलिंग पकड़ ली। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। उसकी जगह निराशा, उदासी और मायूसी ने ले ली। हॉस्पिटल में पूरे 1 हफ्ते ठीक होने के बाद मेरा शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज किया गया, बाई किंग शेंग हॉस्पिटल जल्दी आ गई। मेरा सामान पैक करने में मेरी मदद की, पूरे समय ध्यान रखा। ये एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई, कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे गुस्सा दिलाने से डरती थी कि मैं फिर से गायब हो जाऊंगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं चेन के साथ बाई फैमिली विला में उसका सामान लेने गई। उस जाने पहचाने नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे को खोला तो वह शानदार था, लेकिन उसमें पुराने जमाने का दबाव वाला माहौल, ठंड और साजिशें नहीं थीं। इसके बजाय उसमें जिंदगी का एहसास था। चेन एक खुश छोटी चिड़िया की तरह उछलता कूदता ऊपर अपने बेडरूम में गया और जल्द ही एक फीका पड़ा हुआ टेडी बियर लेकर दौड़ता हुआ नीचे आया। भालू के कान थोड़े दुख रहे थे, लेकिन वे साफ और अच्छी तरह से रखे हुए थे। उसने भालू मुझे दे दिया। उसका छोटा सा चेहरा खुशी और गर्व से भरा हुआ था। डैडी, देखो, यह वही टेडी बियर है जो आपने मुझे चुपके से दिया था। मैंने इसे हमेशा अपने पास रखा है, हर दिन इसे गले लगाकर सोता हूं और मैंने इसे कभी खोया नहीं है। मैं एक पल के लिए रुका और चेन फेंक की यादें ताजा हो गईं। मुझे याद है जब चेन चेंग का जन्म हुआ था तो मैंने चुपके से महंगे इंपोर्टेड खिलौनों के ढेर से सबसे मुलायम, सबसे आरामदायक और सबसे आम सा छोटा भालू चुना था, जब कोई नहीं देख रहा था, और उसे उसके बंकर में रख दिया था, इस उम्मीद में कि यह उसके बड़े होने पर उसके साथ रहेगा और उसे कुछ गर्मी देगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 5 साल बाद भी वह इसे संभाल कर रखेगा, इसे एक खजाने की तरह रखेगा। बाई किंग शुआंग हमारे पीछे पीछे आई, चुपचाप बेडरूम में घुसी, अलमारी खोली, चेन चेंग के कपड़े एक एक करके निकाले, उन्हें करीने से मोड़ा और ध्यान से भालू के पैटर्न वाले सूटकेस में रख दिया। उसकी हरकतें बहुत नरम थीं और उसने पूरे समय एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसकी आंखें लाल रहीं। हमारा छोटा सा घर, हालांकि सिर्फ एक छोटा सा 3 बेडरूम का अपार्टमेंट था, बड़ा या शानदार नहीं, बाई परिवार के विला की लग्जरी की कमी थी, लेकिन वह गर्मी और जिंदगी की गर्मी से भरा था, सादा लेकिन खुशनुमा। जब से चेन चेंग आया है, घर हर दिन हंसी से भरा रहता है। दोनों बच्चे एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, खिलौनों से खेलना, साथ में कार्टून देखना, स्नैक्स शेयर करना, साथ में स्कूल आना जाना। दोनों भाइयों का रिश्ता और मजबूत होता गया, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते। हर सुबह जैसे ही मैं टेबल पर नाश्ता रखती हूं, दोनों भाई दौड़ कर आते हैं, सबसे बड़ा फ्राइड अंडा लेने की होड़ में, चिल्लाते हुए, मैं इसे पापा के लिए बचाना चाहता हूं। पापा बहुत मेहनत करते हैं, मुझे सबसे बड़ा वाला चाहिए। पापा सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। देर दोपहर में जब मैं काम से घर आती हूं तो दोनों बच्चे मेरी बाहों में रोते हैं, मेरे पैरों से चिपक जाते हैं और रोते हैं। मुझे किंडरगार्टन में हुई मजेदार बातों के बारे में बताते हैं। टीचर जियांग ने किसकी तारीफ की, जियांग ने किसे नया दोस्त बनाया। रात में मैं सोफे पर बैठती हूं, एक एक दोनों तरफ मेरे पास, और मुझे उन्हें सोने से पहले कहानियां सुनाने के लिए परेशान करती हूं। एक कहानी के बाद वे दूसरी कहानी सुनना चाहते हैं, जब तक कि उनकी पलकें झपक नहीं जाती और उन्हें बहुत नींद नहीं आ जाती। फिर वे बात मानकर सोने के लिए अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। वे बहुत प्यारे लगते हैं। बाई किंग शुआंग हर हफ्ते बच्चों से मिलने आती है और मैंने उसे रोका नहीं है। आखिरकार वह उनकी बायोलॉजिकल मां है और यह सही और उचित ही है। मुझे मना नहीं करना चाहिए था। बच्चे मां के प्यार के बिना नहीं रह सकते। जब वह आती थी तो हमेशा बहुत सारी चीजें लाती थी। बच्चों को पसंद आने वाले स्नैक्स,
ताजे बाहर से आए फल, नए कपड़े, वॉलपेपर, खिलौने, कॉमिक बुक्स, स्टेशनरी अलमारियां भर देती थी। वह मेरे लिए खाना भी बनाती थी, घर को साफ करती थी और उसे साफ सुथरा रखती थी। वह बहुत अच्छी कुक है, ऐसी डिशेस बनाती है जो मेरे बच्चों और मुझे पसंद है। वह पहले जैसी अलग थलग रूखी औरत नहीं रही। वह एक आम मां की तरह नरम, अच्छी और विचारशील हो गई है। हर बार जब वह जाती है तो जाने में हिचकिचाती है। दरवाजे पर खड़ी होकर दोनों बच्चों को बहुत देर तक खेलते हुए देखती है। उसकी आंखें हिचकिचाहट और चाहत से भरी रहती हैं जब तक कि बच्चे अलविदा नहीं कह देते। तभी वह जाती है, बार बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके पीछे देखने से पता चलता है कि वह अपने बच्चों के प्रति अपने कर्ज को चुकाना सीख रही है और मुझे जो दुख पहुंचाया है उसकी भरपाई करने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ दुख एक बार लग जाने के बाद ठीक नहीं हो पाते। हम कभी भी अतीत में वापस नहीं जा सकते। एक बच्चे के विकास के लिए पिता और मां दोनों की जरूरत होती है। हालांकि मैं उसकी पिछली गलतियों को माफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मां का प्यार खो दे। हम बस बच्चे की खातिर शांति से साथ रहने की कोशिश कर सकते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे सकते हैं। 2 महीने ऐसे ही बीत गए और मुझे लगा कि जिंदगी शांति से चलती रहेगी। लेकिन उस शाम बाई किंग शेंग रोज वो रोज से बहुत पहले आ गई और उसका रंग उड़ा हुआ था। जब वह अंदर आई तो उसके हाथ में हमेशा की तरह बैग नहीं थे। उसने बस अपना फोन पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां सफेद थीं। दोनों बच्चे लिविंग रूम में लेगो बना रहे थे। उसे देखकर वे तुरंत दौड़कर आए और उसे मम्मी कहा। वह घुटनों के बल बैठी और उन्हें गले लगा लिया। उसकी मुस्कान थोड़ी बनावटी थी। उसकी आंखों में साफ थकान और बेचैनी दिख रही थी। मैं किचन के दरवाजे से टिककर अपने धुले हुए हाथ पोंछ रहा था और उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने दोनों बच्चों को अपने कमरे में खेलने के लिए कहा, फिर मेरे पास आई। काफी वो देर तक चुप रही और फिर बोली। उसकी आवाज भारी थी। लू झिंगचुआन। मेरे पापा को पता चल गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने शांत रहने का नाटक किया। उसे क्या पता? उसे बच्चे के बारे में पता है। उसे पता है कि तुम वापस आ गई हो। उसे पता है कि चेन चेन अब तुम्हारे साथ रह रहा है। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसने आज दोपहर मुझे बाई परिवार के पास वापस बुलाया और बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि बाई परिवार के खानदान को बाहर घूमने नहीं दिया जा सकता, खासकर किसी के साथ तो बिल्कुल नहीं। उसने बात पूरी नहीं की, लेकिन मैं समझ गया। एक बेचारा लड़का, एक गांव का स्टूडेंट जिसे उसने तब स्पॉन्सर किया था, एक ऐसा इंसान जो बाई परिवार की दौलत के लायक नहीं है। मैं ठहाका लगाकर हंसा। तो क्या वह चाहता है? क्या? बाई किंग शेंग ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह चाहता है कि मैं दोनों बच्चों को वापस ले लूं। उसने मुझे तुमसे दोबारा मिलने से मना किया है। उसने कहा है कि वह सबसे अच्छा वकील ढूंढेगा। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह तुम पर बाई परिवार के वारिस को किडनैप करने का केस करेगा। मेरे हाथ का तौलिया जमीन पर गिर गया। तुम जेल जाओगे। वह मुझ पर किडनैपिंग का केस करेगा। उस समय मिंगलिंग को जिंग जिक्सुआन ने रिहा कर दिया था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बीजिंग में बाई परिवार की हरकतें कैसी होती हैं। उनके लिए एक आम इंसान को जेल में डालना चींटी को कुचलने जितना आसान है। तुम यह नहीं मानोगे। मैंने उसे देखा। उसकी आवाज धीमी थी, फिर भी उसमें थोड़ी जांच पड़ताल की झलक थी। बाई किंग शुआंग के आंसू आखिरकार गिर पड़े। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसे कसकर पकड़े हुए था। बेशक मैं नहीं मानूंगा। तुम मेरे पिता को नहीं समझते, लेकिन लू झिंगचुआन अपनी बात का पक्का आदमी है। वह पहले से ही वकीलों से कांटेक्ट कर रहा है और पिछले 5 सालों में तुम्हारे हर कदम की जांच करने के लिए लोगों को लगा रहा है। यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुमने विदेश में कोई गैर कानूनी काम किया है। उसने यह भी कहा कि अगर कानूनी तरीके काम नहीं करते हैं तो उसके पास दूसरे तरीके हैं। दूसरे तरीके, ये 4 शब्द मेरे सिर पर बर्फ के पानी की बाल्टी डालने जैसे थे। बाई परिवार का बैकग्राउंड कैसा है? बीजिंग में उनकी शुरुआती सफलता सिर्फ बिजनेस की समझ की वजह से नहीं थी। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से हटाया और एक गहरी सांस ली। तो तुम आज मुझे यह बताने आए थे कि मैं खुद को तैयार करूं, या तो बच्चे को सिखाऊं या बर्बाद होने का इंतजार करूं? नहीं। बाई किंग शुआंग घबरा गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। मैंने पहले ही अपनी लीगल टीम से कांटेक्ट कर लिया है और बाई ग्रुप में शेयर होल्डर हैं जो मेरा सपोर्ट करते हैं। अगर मेरे पिता रिश्ते तोड़ने पर अड़े रहे तो मैं उनसे आखिर तक लड़ूंगा। उन्होंने अपने बैग से एक और डॉक्यूमेंट निकालकर मुझे देते हुए कहा, तो ये कस्टडी एग्रीमेंट है जिसे मैंने अपने वकील से बनवाया था। मैंने इस पर पहले ही साइन कर दिया है। इसमें लिखा है कि हम दोनों बच्चों की
को पेरेंटिंग करेंगे। आपके पास पूरी तरह से बराबर गार्जियनशिप के अधिकार हैं। किसी को भी आपको उनसे दूर करने का अधिकार नहीं है। मैंने डॉक्यूमेंट को देखा, मेरा दिल मिली जुली भावनाओं से भर गया। एग्रीमेंट बहुत प्रोफेशनल तरीके से लिखा गया था, हर क्लॉज बहुत ध्यान से बनाया गया था। यह साफ था कि इस पर बहुत सोच विचार किया गया था। लेकिन मुझे पता था कि बाई परिवार जैसे बड़े परिवार के सामने यह कागज का टुकड़ा बिल्कुल बेकार था। बाई किंग शुआंग, क्या तुमने सोचा है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ क्या करेंगे? मैंने उससे पूछा। वह रुका, फिर एक कड़वी मुस्कान दी। यह मुझे बाई ग्रुप के सीईओ के पद से हटाने, मेरे एसेट्स को फ्रीज करने, यहां तक कि मुझे बाई परिवार से बाहर निकालने के अलावा और कुछ नहीं होगा। मुझे इन सब की परवाह नहीं है, मुझे बस तुम्हारी और बच्चों की परवाह है। मैंने अपना मुंह खोला, कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिर में कुछ नहीं कहा। उस रात बाई किंग शुआंग नहीं गई, वह दोनों बच्चों के साथ रही। बच्चों ने खाना खाया, मैंने उन्हें नहलाया, उन्हें कहानियां सुनाकर सुला दिया और मैं लिविंग रूम में बैठकर कमरे में उसकी बिजी तस्वीर देखता रहा। मेरे अंदर कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। आधी रात को एक फोन कॉल से मेरी नींद खुली। वह बाई किंग शुआंग थी। उसने फोन उठाया, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, उसके होंठ कांप रहे थे। मेरे पापा ने तुम्हारे किराए के अपार्टमेंट में लोगों को भेजा है। वे कहते हैं कि तुम बाई परिवार के एसेट्स पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रही हो और वे उसे जबरदस्ती वापस ले रहे हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने अभी मुझे फोन किया, कहा कि तुम्हारा सामान हटा दिया गया है और नीचे ढेर कर दिया गया है। मैं उछल पड़ा, मेरा दिमाग खाली हो गया। वह अपार्टमेंट छोटा सा होने के बावजूद पिछले कुछ महीनों से मेरा और बच्चों का घर था। उसमें मेरे बेटे के खिलौने, कॉमिक बुक्स, कपड़े और चेन की लाई हुई बहुत सारी चीजें थीं। उसका क्या हक था? वह अपार्टमेंट मेरा था। मैंने दांत पीस लिए। बाई किंग शुआंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसका कोई फायदा नहीं है। उस बिल्डिंग का डेवलपर बाई ग्रुप की सब्सिडियरी है। मेरे पापा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से सिर्फ एक फोन कॉल पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़वा सकते हैं। लू झिंगचुआन, चिंता मत करो, मैंने अभी शहर में किसी से एक होटल बुक करवाया है। तुम दोनों पहले वहां जा सकते हो। अपार्टमेंट का मामला मैं देख लूंगा। डर से नहीं, बल्कि गुस्से से कांप रहा था। 5 साल पहले बाई परिवार ने मुझे ऐसे निकाल दिया जैसे मैं अजी हूं। 5 साल बाद वे फिर से वही करना चाहते थे। मैं लू झिंगचुआन गरीब हो सकता हूं और मुझे इस सिचुएशन में मजबूर नहीं किया गया था, लेकिन मेरी अपनी इज्जत है। अगली सुबह मैंने बाई किंग शुआंग से बच्चे को मेरे लिए ड्राइव करने को कहा और मैं किराए के अपार्टमेंट में चला गया। सच में नीचे जमीन पर सामान का ढेर लगा था। सीमेंट के फर्श पर कपड़े बिखरे हुए थे, कॉमिक किताबें कुचली और कुचली हुई थीं और फीका पड़ा टेडी बियर कहीं नहीं दिख रहा था। मैं नीचे बैठा और एक एक करके सामान उठाया। मेरे नाखून धूल से भरे हुए थे। पास में चैनलियान की कुछ बुजुर्ग औरतें इशारा कर रही थीं और फुसफुसा रही थीं। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया, सामान एक उधार के बुने हुए बैग में रखा और एक के बाद एक करके कार तक ले गया। तभी एक काली मेबैक धीरे से मेरे सामने रुकी। दरवाजा खुला और एक 6 साल का आदमी बाहर निकला। टीनेज में एक बुजुर्ग आदमी, सफेद बालों के साथ, ध्यान से सिलवाया हुआ हल्के रंग का सूट पहने हुए। उसकी आंखें चाकू जैसी तेज थीं। यह बाई झेनबांग थे, बाई किंग शेंग के पिता, बाई ग्रुप के हेड। मैंने उनकी फोटो ऑनलाइन देखी थी, लेकिन वे असल में और भी ज्यादा रौबदार लग रहे थे। उसके होने से ही उसके आसपास की हवा ठंडी हो गई। लू झिंगचुआन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी आम इंसान से बात कर रहा हो। मैं सीधा हुआ। मेरे हाथ में अभी भी कपड़ों का आधा बैग था और शांति से उसे देखा। ओल्ड मास्टर भाई, क्या कुछ गड़बड़ है? सिल्वर चश्मे वाला एक असिस्टेंट तुरंत आगे आया और मुझे एक कागज दिया। यह बाई ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन लेटर था। पहली बात, आपने मिस बाई किंग शुआंग के बच्चे के जन्म के बाद बिना इजाजत के बाई परिवार के खानदान के एक सदस्य को ले लिया है, जिस पर बच्चे के अपहरण का शक है। हम कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार रखते हैं। दूसरी बात, आपका अभी का घर वापस ले लिया गया है। कृपया 4 बजे अपने घर पर वापस आ जाएं। 8 घंटे के अंदर निकल जाएं। तीसरी बात, यह देखते हुए कि आपके पास कोई पक्की अच्छी इनकम वाली नौकरी और बच्चों को पालने की पैसे की ताकत नहीं है। बाई परिवार दोनों बच्चों की प्राइमरी कस्टडी बदलने के लिए कोर्ट में अप्लाई करेगा। मैंने कागज लिया, उस पर एक नजर डाली, फिर धीरे से उसके टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिए। बाई जेनबांग का चेहरा काला पड़ गया। 2 हट्टे कट्टे आदमी जो बॉडीगार्ड जैसे लग रहे थे आगे आए। बूढ़े मास्टर बाई, मैंने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, 5 साल पहले आपकी बेटी मेरे पास आई थी। बच्चे मेरे अपने खून के हैं।
मैंने कभी किसी को किडनैप नहीं किया। जहां तक उन्हें पालने की बात है तो मैंने पिछले 5 सालों से विदेश में रहते हुए उन्हें बहुत अच्छे से पाला है, भाई परिवार से एक भी पैसा लिए बिना। अगर तुम केस करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। भाई जेनबांग ने मजाक उड़ाया। तैयार हो? तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम्हारी महीने की सैलरी वकील की फीस देने के लिए काफी है? उसने बोलना खत्म किया और मुड़ गया। वह कार में बैठने ही वाला था। वह 2 कदम चला, फिर रुक गया। बिना पीछे मुड़े उसने कहा, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं कि तुम दोनों बच्चों को बाई परिवार के पास वापस भेज दो, नहीं तो तुम न सिर्फ अपनी नौकरी खो दोगे बल्कि अपनी आजादी भी। नौजवान, एहसान फरामोश मत बनो। माईबाग धूल का गुब्बार छोड़ते हुए चला गया। मैं वहीं खड़ी रही, अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि मेरे नाखून मेरी हथेलियों में गड़ गए। उस रात मैं बच्चों को उस होटल में ले गई जिसे बाई किंग शुआंग ने बुक किया था। दोनों छोटे बच्चों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उन्हें होटल में रहना एक नई बात लगी और वे बिस्तर पर उछल कूद करने लगे। मैं खिड़की के पास बैठी रात का नजारा देख रही थी। एक के बाद एक सिगरेट पी रही थी। बाई किंग शुआंग ने दरवाजा खोला। मेरे हाथ में सिगरेट देखी, एक पल के लिए रुकी, लेकिन कुछ नहीं बोली। वह बस पास आया और खिड़की खोली। उसकी तरफ देखा। लू जिंगचुआन, मैंने बीजिंग के सबसे अच्छे फैमिली लॉयर से कांटेक्ट किया है। हम कल सुबह मिलेंगे। उसने धीरे से कहा। मैं अपने पापा के तरीके जानती हूं, हमें पहले से तैयारी करनी होगी। मैंने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। उनकी तरफ मुड़कर नहीं देख पा रही थी। बाई किंग शुआंग, सच बताओ, क्या तुम्हारे पापा सिर्फ एक बच्चे से ज्यादा चाहते हैं? उसकी आंखें चमकी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह तुम्हारी उम्मीदों को भी पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, है ना? मैंने आगे कहा। वह तुम्हें बच्चा वापस लेने के लिए मजबूर करेगा, फिर समाज में बराबरी की किसी लड़की से शादी करवा देगा और तुम्हें मेरे बारे में पूरी तरह से भुला देगा। बाई किंग शुआंग ने अपने होंठ काटे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और आखिर में उसने सिर हिलाया। उसने मेरे लिए पहले ही एक ब्लाइंड डेट तय कर ली है। वह जो यानमिंग है, बीजिंग में जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा। जो परिवार और हमारा बाई परिवार पुराने दोस्त हैं और हमेशा से शादी का इरादा रखते थे। मेरे पापा ने कहा कि अगर मैं नहीं मानी तो वह तुम्हारा सारा बैकग्राउंड और पास्ट निकाल लेंगे, उसे ऑनलाइन पब्लिश कर देंगे और कहेंगे कि तुम एक साजिश करने वाली मौकाप्रस्त धोखेबाज हो जो समाज में ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, जिससे तुम इस देश में हमेशा के लिए सिर नहीं उठा पाओगी। बाई किंग शुआंग आखिरकार फूट फूट कर रोने लगी। लू जिंगचुआन, मुझे माफ करना, यह सब मेरी गलती है। अगर मैं 5 साल पहले इतना पक्का फैसला न कर पाता, अगर हमने जिन जिक्सुआन की बात मान ली होती, तो आज हमारा परिवार इस हालत में नहीं होता। उसे रोता देखकर मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे कोई हाथ कसकर दबा रहा हो। मैंने एक बार कहा था कि उसके लिए मेरा प्यार खत्म हो गया है, लेकिन उसे इस तरह देखकर आज भी मेरा दिल टूट जाता है। शायद कुछ चीजें इतनी आसानी से नहीं जाती। रो मत। मैंने उसे एक टिश्यू दिया। रोने से कुछ हल नहीं होगा। तुम्हारे पापा तुम्हें मजबूर नहीं कर रहे हैं, वह मुझे मजबूर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं हार मान लूंगा और बच्चे को छोड़ दूंगा। तो क्या तुम हार मान लोगे? उसने लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। मैंने एक कड़वी मुस्कान दी। हार मान लो। अगर मुझे हार माननी ही होती तो मैं 5 साल पहले अपने बेटे को लेकर दूसरी जगह नहीं जाता। उस रात मैंने बाई किंग शुआंग से बहुत देर तक बात की। उसने कहा कि उसने पहले ही बाई ग्रुप के कई पुराने लोगों से चुपके से कांटेक्ट किया था। इन लोगों ने एम्पायर बनाने में उसकी मां का साथ दिया। वे उसके वफादार थे और उस जवान औरत के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अगर बाई किंग शुआंग अपनी बात मनवाने पर अड्डी रहती तो ये लोग बोर्ड मीटिंग में उसका विरोध करते, लेकिन मुझे समय चाहिए। बाई किंग शुआंग ने कहा, कम से कम 1 महीना। इस महीने में मैं तुमसे और बच्चे से ज्यादा बार नहीं मिल सकता, नहीं तो मेरे पापा को और शक होने लगेगा। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, जाओ अपना काम करो, मैं बच्चे का ध्यान रखूंगा, चिंता मत करो। वह जाने के लिए उठा, लेकिन दरवाजे पर वापस मुड़ गया। वह बहुत देर तक हिचकिचाया और फिर धीरे से कहा, क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन हिला नहीं। उसकी आंखें गहरी हो गईं और उसने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। धत तेरे की। कोई बात नहीं, भूल जाओ मैंने कुछ कहा था। उसके बोलने से पहले मैं आगे बढ़ा और धीरे से उसे गले लगा लिया। उसका शरीर अकड़ गया। फिर वह मुझसे ऐसे कसकर लिपट गई जैसे कोई लाइफलाइन पकड़ रही हो। मेरी कमर से कसकर लिपट गई, अपना चेहरा मेरे कंधे में छिपा लिया और बेकाबू होकर रोने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कई तरह के इमोशन महसूस कर रही थी। बाई किंग शुआंग के जाने के बाद जिंदगी बहुत बिजी हो गई। मैं काम कर रही थी,
दो बच्चों की देखभाल कर रही थी और बाई झेंगबांग की लगातार परेशानी झेल रही थी। सबसे पहले कंपनी को एक गुमनाम टिप मिली जिसमें बोवाई में मेरे समय के दौरान फाइनेंशियल गड़बड़ियों का आरोप था। कंपनी ने मुझे जांच में सहयोग करने के लिए काम से सस्पेंड कर दिया। मुझे पता था कि यह बाई परिवार का दबाव था, लेकिन मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी क्योंकि तथाकथित सबूत मनगढ़ंत थे। फिर किंडरगार्टन आया। कंपनी कमांडर, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे बताया कि कुछ पेरेंट्स ने शिकायत की थी कि मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जो अजीब था और दूसरे बच्चों पर असर डालेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं उनमें से एक को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दूं। मैं गुस्से से कांप रही थी, लेकिन मुझे पता था कि इसके पीछे फिर से बाई झेंगबांग का हाथ है। सबसे बुरी बात तीसरे दिन हुई। मैं अपने दोनों बच्चों को सुपरमार्केट ले गई। पेमेंट करते समय हमें कई अजनबियों ने घेर लिया, जो बाई परिवार के बॉडीगार्ड होने का दावा कर रहे थे और कह रहे थे कि वे बूढ़े मालिक के ऑर्डर पर जवान मालिक को घर ले जाने आए हैं। मेरे दोनों बच्चे डर गए और मेरे पीछे छिप गए। मैंने उन्हें बचाया और उन लोगों का सामना किया। आखिर में एक सुपरमार्केट एम्प्लॉय को उन्हें जाने से रोकने के लिए एक पुलिस वाले को बुलाना पड़ा। घर जाते समय मेरे बेटे ने मुझसे फुसफुसाकर कहा, डैड, क्या वे बुरे लोग चेन चेन और मुझे ले जाएंगे? चेन चेन ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर भरा था। डैड, मैं उस बड़े घर में वापस नहीं जाना चाहता। मैं डैड के साथ रहना चाहता हूं। मैं घुटनों के बल बैठ गया और अपने दोनों बच्चों को कस कर गले लगा लिया। मेरी आवाज साफ और पक्की थी, नहीं डैडी, तुम्हें किसी को भी ले जाने नहीं देंगे, कोई नहीं। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने बाई किंग शुआंग को फोन किया और उसे बताया कि पिछले 2 दिनों में क्या हुआ था। लाइन के दूसरी तरफ काफी देर तक सन्नाटा छा गया। फिर उसकी आवाज में एक ऐसा पक्का इरादा था जो पहले कभी नहीं हुआ। बस, मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता। तुम क्या करने वाले हो? मुझे बुरा लग रहा था। कल बाई ग्रुप की बोर्ड मीटिंग है। मैं मीटिंग में फादर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से हटाने का ऑफिशियली प्रपोजल रखूंगा। मुझे पहले ही 45% से ज्यादा शेयर होल्डर्स का सपोर्ट मिल चुका है। मेरे अपने 25% स्टेक के साथ हम नो कॉन्फिडेंस वोट शुरू कर सकते हैं। बाई किंग शेंग की आवाज शांत थी, एक ऐसी शांति जो दिल तोड़ने वाली थी। लू जिंगचुआन, अगर मैं फेल हुआ तो मैं सब कुछ खो सकता हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता। मैंने फोन पकड़ा। मेरी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। क्या तुम सच में यह करना चाहते हो? वही है जिसने तुम्हें और बच्चों को पहले दुख पहुंचाया और फिर मेरे पापा, बाई किंग शेंग ने कहा, और यह मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। अगले दिन मैं काम पर नहीं गया। मैं दोनों बच्चों के साथ होटल में रुका। मैं पूरे दिन अपने फोन को घूरता रहा। बाई किंग शुआंग के मैसेज का इंतजार करता रहा। सुबह 10 बजे उसने मैसेज भेजा, मीटिंग शुरू हो रही है। उसके बाद कोई और खबर नहीं थी। समय बीतता गया। दोनों बच्चों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे पूरे दिन बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, शांत और स्थिर, बस अपने लेगो से खेल रहे थे। दोपहर 2 बजे आखिरकार फोन बजा। यह बाई किंग शुआंग का कॉल था। उसकी आवाज भारी थी, जैसे वह रो रही हो या जैसे वह पूरी तरह थक गई हो। गु जिंगचुआन, हम जीत गए। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। अपने शरीर से सारी ताकत खत्म होती महसूस की। मेरे पापा बच्चे के लिए लड़ाई छोड़ने और तुम्हें टारगेट करना बंद करने के लिए मान गए। बदले में मैंने वादा किया कि मैं उन्हें 3 साल तक बोर्ड की पोजीशन से नहीं हटाऊंगा और हर साल उनके लिए एक निश्चित परसेंटेज रिजर्व रखूंगा। बाई किंग शुआंग रुका। उन्होंने मुझसे तुम्हें एक मैसेज देने के लिए भी कहा। क्या? उन्होंने कहा कि लू सरनेम वाला वह लड़का काफी बोल्ड है। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर हंसे बिना नहीं रह सका। शायद यह बाई झेंगबांग का हार मानने का तरीका है। वह बोलकर तो नहीं मानेगा, लेकिन उसके कामों ने बो को पहले ही यकीन दिला दिया है। बाई किंग शुआंग, थैंक यू, मैंने कहा। फोन पर कुछ सेकंड की शांति रही। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं, वेलकम, अब से हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है? मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मना भी नहीं किया। उस रात मैं होटल से निकल गया। बाई किंग शुआंग की मदद से मैंने एक नया घर किराए पर लिया, जो पुराने वाले से थोड़ा बड़ा था, जिसमें 2 बेडरूम और एक स्टडी थी। दोनों बच्चों का अपना कमरा था और उन्हें अब एक साथ नहीं सोना पड़ता था। नए घर में पहले दिन चेन चेन ने अपने खोए हुए टेडी बियर को गले लगाया। मेरे बनाए छोटे से बिस्तर पर लौट रही थी। उसकी आंखें हंसी से आधी चांद जैसी हो गई थीं। इस बीच मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ा और दीवार पर खाली जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, डैड, चलो फैमिली फोटो लगा देते हैं। एक फैमिली फोटो। मैं एक पल के लिए रुका। मेरे दिमाग में एक तस्वीर घूम रही थी, 2 बच्चे और बाई किंग शुआंग। ठीक है, मैंने कहा, चलो कुछ दिनों में फोटो लेते हैं। उसी समय डोरबेल बजी।
मैंने दरवाजा खोला। बाइकिंग शुआंग बाहर खड़ा था, सब्जियों और मीट का एक बड़ा बैग लिए हुए। उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें थीं। मैं तुम्हारे लिए गृह प्रवेश का खाना बनाने आया हूं बहुत। वह मुस्कुराया। उसकी नजर मेरी नजरों से मिली और फिर अंदर से हाथ हिला रहे दो बच्चों की तरफ मुड़ा। मैं उसे अंदर आने देने के लिए एक तरफ से हट गया। जल्द ही किचन में बच्चों के सब्जियां चबाने की आवाजें गूंजने लगी। दो बच्चे काउंटर के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। मैं लिविंग रूम में खड़ा यह नजारा देख रहा था। मेरे दिल में एक जगह जो बहुत देर से जमी हुई थी, जैसे फट गई हो, जिससे थोड़ी गर्माहट अंदर आ रही हो। शायद चीजें सच में धीरे धीरे बेहतर हो सकती हैं। बाद में मैंने टेलीविजन पर जिंग जिक्सुआन की खबर देखी। कोर्ट जिंग जिक्सुआन के लिए एक पब्लिक ट्रायल कर रहा था। जुआन के पहले से प्लान किए गए मर्डर केस में काफी सबूत थे, गवाह और फिजिकल सबूत दोनों। उसने जो कुछ भी किया था उसे कबूल कर लिया और आखिर में उसे 25 साल जेल की सजा सुनाई गई। न्यूज में ट्रायल दिखाया गया। उसने एक फर कोट पहना से हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, उसकी आंखें जहरीली थीं, उसकी पहले वाली नरमी चली गई थी। वह दया का दिखावा कर रहा था, एक पूरे पागल, एक हारे हुए आदमी जैसा लग रहा था। मुझे लगा कि बस यही सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक बाइकिंग शुआंग ने उसे जाने नहीं दिया। बाइकिंग शुआंग के सीक्रेट इंतजामों के तहत जिंग जिजुआन को जेल में लगातार टारगेट किया जाता था। वह जानबूझकर परेशानी खड़ी करता था, लड़ना चाहता था, ऑर्डर नहीं मानता था, बार बार जेल के नियमों को तोड़ता था और बदलने से मना करता था। उसकी सजा बार बार बढ़ाई जाती थी, 25 साल से 50 साल तक। वह अपनी बाकी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, हमेशा अपने बुरे कामों, जलन और पागलपन की कीमत चुकाता रहेगा और वह सजा पाएगा जिसका वह हकदार था। मैंने टेलीविजन देखा, स्क्रीन। मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई, कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, बस शांति। ऐसा लगा जैसे 5 साल से मुझ पर दबा हुआ एक पत्थर आखिरकार हट गया हो। अब कोई चिंता नहीं। मैं आखिरकार अपने दोनों बच्चों को मन की शांति से पाल पोस सकती थी और एक शांतिपूर्ण जिंदगी जी सकती थी। दोनों बच्चों के साथ जिंदगी खुश और प्यारी थी, जिंदगी से भरी हुई थी, फिर भी हर दिन उथल पुथल वाली थी। छोटी छोटी घटनाएं होती थीं जो सिर दर्द वाली और मजेदार दोनों थीं। जैसे अब लिविंग रूम से फिर से वही जानी पहचानी बहस की आवाज आ रही थी। ये खिलौना मुझे पहले मिला, मेरे साथ खेलो, तुम इसे नहीं ले सकते। मेरा बड़ा बेटा अपना अल्ट्रामैन मॉडल पकड़े हुए मेरे पीछे छिप गया। उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, हाथ कमर पर रखे हुए थे, खुद को सही समझ रहा था। नहीं, मैंने इसे पहले देखा, मुझे यह पहले मिला। क्या अच्छी चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए? तुम बायस्ड नहीं हो सकते, तुम्हें फेयर होना होगा। मेरा छोटा बेटा मेरी टांग खींचते हुए अपना छोटा सा चेहरा ऊपर की ओर झुकाया और गुस्से से पूछा। उसकी छोटी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। जब वे बात कर रहे थे और यह बहुत प्यारा था, तो वे दोनों कुश्ती करने लगे, एक दूसरे को धक्का देने लगे। खिलौने पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। लेगो, ड्राइंग बुक्स, टॉय कार हर जगह बिखरी हुई थीं। लिविंग रूम पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, जैसे उसमें तोड़फोड़ की गई हो। ऐसा लगभग हर दिन होता है। पिछली बार जब वे ड्राइंग बुक के लिए लड़े थे तो उन्होंने पन्ने फाड़ दिए थे। कुछ दिन पहले वे अंगूर के लिए लड़े थे और एक प्लेट तोड़ दी थी। कल वे क्रेयॉन के लिए लड़े थे और दीवारों पर अलग अलग रंगों से कुछ लिख दिया था। मैंने बस ऐसा दिखावा किया कि मैंने सुना नहीं और सोफे पर झुककर अखबार पढ़ने लगा, दखल नहीं दिया। मैंने उन्हें अपने मामले खुद संभालने दिए। बच्चों के झगड़े जल्दी आते जाते रहते हैं, ज्यादा दखल मत दो वरना बात और बिगड़ जाएगी। सच में थोड़ी देर बाद मैंने छोटे भाई की नाराज आवाज को सुनी, जिसमें समझौते की झलक थी। ठीक है, तुम 5 मिनट खेल सकते हो, लेकिन 5 मिनट बाद मेरी बारी है। चीटिंग नहीं, तुम्हें अपनी बात रखनी होगी। बड़ा भाई तुरंत मान गया। उसका छोटा सा चेहरा खुशी और घमंड से चमक रहा था। डील पक्की हो गई, डील हो गई, मैं तुम्हें 5 मिनट में दे दूंगा। मैंने चुपके से ऊपर देखा और देखा कि वे दोनों फिर से एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, सिर पास किए हुए अल्ट्रामैन मॉडल्स के साथ खेल रहे हैं। वे अपनी पिछली बहस और मजेदार लड़ाई को बहुत पहले भूल चुके थे। दोनों भाई बहुत करीब थे, खुशी से हंस रहे थे। खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी, उनके छोटे छोटे शरीरों को एक हल्की चमक में नहला रही थी। गर्म और खूबसूरत, शांतिपूर्ण जिंदगी शायद ऐसी ही होती है। मैं धीरे से मुस्कुराया। मेरा दिल संतोष और खुशी से भर गया। कोई पारिवारिक झगड़े नहीं, कोई विलेन नहीं, कोई साजिश नहीं, प्यार और नफरत का कोई उलझाव नहीं। बस मैं और मेरे 2 बच्चे, सिंपल
प्यार भरा, खुश।